तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन और शानदार तरीके से आप लोगों का मैं आह्वान करता हूं आज की इस सेशन में भाग लेने के लिए। वाह, संतोष गुप्ता जी एकदम चांद जैसे लग रहे हैं आप। वाह। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। प्यार एक से होती है, हजारों से नहीं। वाह संतोष जी, कमाल है। तो हमारे बाकी साथी क्या बोल रहे हैं? चांदनी अगर चांद से होगी तो फिर सितारों का क्या होगा? और आज है शरद पूर्णिमा। तो सेशन में जरा डिले हुआ क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो है आप सभी के लिए एक शानदार खीर बना के मैं छत पर रख के आया हूँ। और हम सभी साथी जो हैं बढ़िया उसमें अमृत पान करेंगे। मैंने बहुत प्रार्थना करी है कि आज पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और वो जो खीर हमने रखा है उसमें अमृत वर्षा हो और सभी जो हैं अमृत की शक्ति में प्रवेश कर जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करके आया हूं। तो इस पर आस्था है, मुझे विश्वास है कि हम जो मन में सोचते हैं और जिसके लिए हम आस्था रखते हैं और जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम कहते हैं, वो होने लगता है। बराबर है संतोष जी? मेरी आवाज आ रही है? तो आज है शरद पूर्णिमा का दिन। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है हिंदू त्योहारों के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं इनसे कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। आप सोचिए आज पृथ्वी के नजदीक है चांद, है ना? तो आप जो है चंद्रमा को जाके निहार के आइए। मैं तो बहुत नजदीक से निहार के आया, छत पे आप लोगों के लिए बताया ना, खीर रख के आया। वो तस्वीर भी साझा करेंगे आपसे। तो भगवान विष्णु के अवतारों में से जो भगवान कृष्ण हैं, जिनमें 16 कलाओं का समावेश है, और आज चंद्रमा में वो 16 कलाओं का समावेश है और पृथ्वी की काफी नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि जो शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है, इस दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम और नृत्य के संगम महारस को वृंदावन में रचा था। इसलिए ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से उपचार करने की शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि आज अमृत वर्षा को देखा जा सकता है, ऐसा परंपरागत मान्यताओं में ऐसा कहा गया है। तो उन्हीं आस्था और विश्वास के साथ सभी जो भारतवासी हैं, आप लोगों ने भी छत पे जो है आपने वो खीर बना के रखा होगा। संतोष जी, आपसे तो उम्मीद है आपने जरूर रखा होगा। तो खीर रखा होगा। और क्योंकि जैसी मान्यता होती है हम लोग उस पर आस्था रखते हैं और वो काम करते हैं अपने पवित्र मन से। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध की खीर या कोई मीठा व्यंजन सारी रात चंद्रमा की खुली चांदनी में रख के आ जाते हैं, जिससे कि उस व्यंजनों में अमृत की शक्ति प्रवेश कर जाए। देखिए पंकज जी बोल रहे हैं मैंने रख के आया। वाह, कमाल है पंकज जी, है ना? तो इसमें अमृत की शक्ति आ जाए। और आज चंद्रमा का इसलिए महत्वपूर्ण जो माना जाता है क्योंकि जो ये संकल्प का दिन है आज। ऐसा माना जाता है कि इस रात के मौसम जो बदलते हैं, इसमें आज लक्ष्मी जी का भी जो मंथन हुआ था, माँ लक्ष्मी जी का भी आज जो है जन्म हुआ था। तो इसी वजह से जब माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ तो सोचिए अमृत वर्षा तो होना ही होना है ना? तो इसलिए चंद्रमा जी जो है उनके स्वागत में जो है ये 16 कलाओं के साथ जो किए थे। तो आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ आज एक शानदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। और भारत की जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का। और यहाँ भी जुड़े हुए जितने साथी हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई लोन कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? संतोष जी बताइए, स्पीकर ऑन करके। क्या कौन सी योजना? सीकेसीसी सर, सीकेसीसी सर, अच्छा, सीकेसीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म सेंट्रल किसान, सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड। अरे वाह, ये तो आपके बैंक का कोई इंडिविजुअल स्कीम्स बता दिए, है ना? जी तो ये आपने बहुत सही कहा। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिस पर सबसे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। तो इसको आज बारीकी से जानेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है,
का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है, क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अगर ये विस्तारित करते हैं तो क्या सस्टेनेबल क्रेडिट फाइनेंस हमारे इंडस्ट्री को मिलता है, ये तमाम चीज़ों पे सरल तरीके से हम जानेंगे। तो आइए लिए चलता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड, जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए ये विशेष योजना, जिसको हम किसान क्रेडिट कार्ड एग्रीकल्चर स्कीम कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बीच-बीच में पॉइंट आउट भी कर दिया करूँगा कि जहाँ पर प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ हमको इस पूरी योजना को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अगर इस योजना का जो हम फाइनेंस करते हैं वो है किसान क्रेडिट कार्ड। वाह! है ना? लोकेश जी, मज़ा आ रहा है ये देख के, सीन देखिए पीछे 2 दादाजी हैं, मचान पे पास रखे हैं। आप कभी खेतों में जाके देखो, हैं लोकेश जी, कितना मज़ा आ जाता है। वैसे मतलब आप लोग तो रूरल एरिया में हैं तो आप लोग जाते ही होंगे इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर जब खुद गाँव में जाते हैं और खेत में ऐसे चले जाते हैं तो कितना मचान में कभी सोने का मन करता है, रात भर सोने का मन करता है। तो हमने ये अनुभव भी करके देखा है, क्या सुकून है, चंद्रमा को देखते रहो और कोई घर से कोई खाना-वाना ला देता है, कितना स्वाद बढ़ जाता है लोकेश जी। क्या सही कहना है आपका? मतलब जी सही सर। कहना है? जी। तो जब ग्रेजुएशन वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तो उसमें समर वेकेशन में ऐसे जो पापा लोगों के द्वारा काम का बंटवारा किया जाता था कि ये 4-5 काम है, कौन-कौन क्या करेगा। तो मैं ना इसी को प्रेफ़र करता था। मेरे को मचान वाला ड्यूटी दो, रात वाला या दोपहर वाला। तो कुछ ये ड्यूटी होता था हमें, क्या रेडियो एफएम होता है ना, रेडियो एफएम, उसमें ले जाके वो रेडियो ले जाते थे और बढ़िया टिफ़िन-विफ़िन, है ना? शानदार खाना, एकदम लग्ज़री खाना जो अभी टिफ़िन वगैरह में पैक करके ले जाओ और पिकनिक मनाओ ऐसे, है ना? तो आइए अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भारत सरकार ने हमारे देश को समर्पित किया है, इसका एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है किसानों को पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना, ताकि वो बेहतर खेती कर सके। बराबर है संतोष जी? क्या है उद्देश्य? भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की इसलिए क्योंकि भारत के जो किसान हैं उनको पर्याप्त, अभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है लोकेश जी, पर्याप्त और समय पर क्रेडिट सुविधा उपलब्ध हो ताकि वो बेहतर खेती कर सके, देश के लिए अनाज का उत्पादन कर सके। उसके लिए पर्याप्त मतलब कंजूसी नहीं करना है उसमें, उसको जितना जरूरत है ना खेती किसानी करने के लिए उतना वित्त पोषण प्रदान करना और समय पर प्रदान करना। भैया आज अगर धान की खेती वो कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कहीं बनिया वगैरह से लोन ले ले, समय पर और पर्याप्त जो है वित्त सहायता प्रदान करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड advocate and timely credit support under a single window to the farmer for cultivation and other needs। सिंगल विंडो इसलिए कहा गया है कि किसान आपके पास आ गया है तो उस खेती के बीज बोने से लेके फसल काटने तक के आप उसको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो, संतोष गुप्ता जी के पास चले जाइए, सारा काम हो जाएगा भैया। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड क्या? किसानों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर वित्त पोषण करना और सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, किसान जो है अगर बैंक में आ गया तो कल्टीवेशन से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जितनी भी आवश्यकताएं हैं ना, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी, अगर उसको स्कूल की फीस पे करना है, उसको अगर रोटी खाना है, अगर उसको कंजम्पशन और कपड़े खरीदना है, तो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? हमारे द्वारकाधीश करेंगे, संतोष गुप्ता जी, है ना? चल रहा है खूब, है आज चल रहा है कंस और कृष्ण जैसा माहौल चल रहा है उधर तो गुजरात में, है ना संतोष जी? बीच बीच में बोलते रहिए, हमारे साथी लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं ना। यस सर, यस सर, यस चल रहा है ना गुजरात में, तो हमारे बिल्कुल सर। द्वारकाधीश महाराज तो आप में विराजमान हो गए आज। तो हमारे द्वारकाधीश महाराज से हम आह्वान करते हैं कि आज हमारे संतोष गुप्ता जी में विराजमान हो जाए, ताकि हमारे जो 30-40 साथी जुड़े हैं उनको उनका जो आज 16 कलाओं का जो श्रृंगार दिखेगा या उनका समरसता आज इस सेशन में दिखेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड,
अगर इंटरव्यू में पूछा गया लोकेश जी को तो बताएंगे कि सर किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव है ताकि भारत में खेती करने वाले जो फार्मर हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और समय पर वित्त पोषण मिल सके और बैंकों के माध्यम से एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के तहत पर उनको बीज बोने से लेके आखिरी उत्पाद की मार्केटिंग तक के सारी सुविधाएं उस कार्ड के माध्यम से मिल जाए, यही ये उद्देश्य है। अगला हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द केसीसी को किस किस सेगमेंट में रखा गया है, मतलब क्या क्या नीड्स जो है वो पूरा हो सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड में जैसा कि हमने पहले भी अभी बताया कि उनके पर्याप्त जो है उसको वित्त पोषण हो जाए उस फसल के उत्पादन के लिए, तो उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। पहला क्या है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या है संतोष जी बताइए? तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? एकदम गुजराती में आमछो मतलब क्या क्या बोलते हैं उसे सुना दीजिए जरा। सर नहीं बताया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर अगर कोई फसल पैदावार हो रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो उसके कल्टीवेशन के लिए जितनी भी लोन की जरूरत है, जितनी भी वित्त पोषण की जरूरत है वो पूरा करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब ऐसी फसल जो एक साल के अंदर पैदावार हो जाती है उसको शॉर्ट टर्म क्रॉप कहते हैं। उसको शॉर्ट टर्म पैदावार करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उसको पूरा करना। दूसरा है पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस। लोकेश जी बताइए पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस क्या है, क्या चीज होगा? पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए भी वित्त पोषण करना, ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्टिव है। लोकेश जी एक आध उदाहरण बता दीजिए पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस। पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि फसल पैदावार होने के बाद, हाँ लोकेश जी बताइए। जी सर कंफर्म नहीं है, आप ही बताइए। फसल पैदा होने के बाद भी अगर उसका कोई खर्चा हो रहा है किसान का, इतना मेहनत करके 6 महीना 7 महीना मेहनत करके फसल पैदा किया, उसके बाद उस फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग, उसको रखने के लिए और उसके प्रिजर्व करने के लिए जो एक्सपेंसेस है उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस। स्टोरेज के लिए, है ना। गांव में वैसे ज्यादातर किसान कैसे रखते हैं संतोष जी? खेती करने के बाद अनाज को कहाँ रखते हैं? सर उसका बना होता है गोडाउन, गोडाउन टाइप से बना होता है उसमें। मार्केट यार्ड रहता है ना, मार्केट यार्ड रहता है, गोडाउन रहता है। या ये जो ज्यादातर एकदम विलेज एरिया में रहते हैं वो एग्री करेंगे कि यार गांव में तो ऐसे खुले में रख देते हैं। हेलो लोकेश जी बराबर है? हाँ सर। करता है काटता है किसान इतना मेहनत से 10 लाख का फसल जो है ऐसे ही छोड़ के आ जाता है, मैंने तो देखा है खुद। रखा है ना सर, अभी जब भी बारिश हुई है तो पूरा खुले में रखा हुआ था, सब खराब हो गया बारिश में। बराबर। मैंने ये देखा है कि अभी भी 75% किसान जो है अपने फसल को काटने के बाद छोड़ के आ जाते हैं खुले में, और इतना है कि कोई नहीं लेके जाएगा ये भरोसा रहता है, मतलब उनका कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रहता एकदम। यस गांव में मतलब ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो हम देखे भाई ये तो आपने इतनी सारे फसल अभी काटा है और यहीं छोड़ दिया, सर कौन ले जाएगा? कल आके ले जाएंगे ना, मतलब ऐसे छोड़ा हुआ, क्योंकि वो ट्रैक्टर आएगा फिर उसको लेके जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, मतलब उनको स्टोर रखने के लिए जो भी जरूरत है करेंगे। दूसरा है प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। मार्केटिंग लोन का मतलब, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन का मतलब क्या है? अगर उसको वो स्टोर करना चाहता है, कुछ दिन मार्केटिंग लिए रखना चाहता है, उसके लिए कुछ जरूरत है तो भी वो उसको कर सकता है। अब आता है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड। अब जो किसान है खेती कर रहा है और उसको उपभोग करने के लिए कुछ जरूरत होती है, जैसे कपड़े पहनना। उपभोग के लिए क्या जरूरत है संतोष जी बताइए? कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनना है, बीमारी का लिए, बीमारी हो गया, बच्चे को बच्चे का। फीस पटाना है, अगर मान लीजिए घर में कुछ अचानक सामाजिक कार्यक्रम हो गया उसमें जरूरत हो गया, जी मतलब घर चलाने के लिए खाना खाना है। तो कंजम्पशन इसको बोलते हैं, उपभोक्ता श्रेणी का जो चीज है जिसका उपभोग करेगा, उसमें कोई पैदावार नहीं होगा, खर्च होने वाला चीज है जो उसके लिए हम लोन देंगे। और अगला है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फॉर्म एसेट्स एंड अलाइड एक्टिविटी।
जितने भी खेती करने के लिए जरूरती औजार हैं उस औजारों को मेंटेनेंस करने के लिए या उसके साथ साथ अगर और कोई एलाइड एक्टिविटी करता है उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल देना, ये ऑब्जेक्टिव है किसान क्रेडिट कार्ड का। तो ये इंटरव्यू के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ दिया गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आप किसी किसान की किन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपने कहना होगा सर उसके शॉर्ट टर्म क्रॉप कल्टीवेशन के लिए वित्त पोषण करते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए वित्त पोषण करते हैं, उसका जो प्रोड्यूस है उसको मार्केटिंग करने के लिए वित्त पोषण करते हैं, उसके परिवार के लिए जो कंजम्पशन होता है उसके लिए वित्त पोषण करते हैं, साथ ही साथ जो खेती करने के लिए औजार होते हैं उनका औजार का मेंटेनेंस करने के लिए भी और एलाइड एक्टिविटी करने के लिए भी वित्त पोषण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। अब इतनी सारे जितने ऑब्जेक्टिव हमने बताया है, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ये शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। पीछे किसान दिख रहे हैं ना, आजकल हाईटेक किसान है। लोकेश जी, आजकल किसान जो है बहुत ही शानदार तरीके से गैजेट वाले किसान है, हाईटेक किसान है, और भारत का हर एक नागरिक जो है डिजिटल हो चुका है। हम लोग थोड़े डिजिटल हैं क्योंकि हम लोग के पास समय कम रहता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा समय वो ज़्यादा डिजिटल है। तो एलिजिबिलिटी अगर किसान क्रेडिट कार्ड की पूछा जाए तो ऑल फार्मर का कहने का तात्पर्य ये है, फार्मर का मतलब खेती करने वाला, बराबर है। फार्मर का मतलब खेती करने वाला, चाहे वो इंडिविजुअल हो, जॉइंट बोरोवर हो या ओनर कल्टीवेटर हो। ओनर कल्टीवेटर का मतलब उसकी जमीन हो और उस पर वो खेती कर रहा हो लेकिन फार्मर हो। तो एलिजिबिलिटी, कौन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है? ऑल फार्मर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे जॉइंट बोरोवर हो। वैसे ज्यादातर क्या मिलते हैं संतोष जी? ज्यादातर जॉइंट बोरोवर मिलते हैं। एक पट्टा में तो 5 लोगों का नाम है, वो जो होने वाले बच्चे का भी नाम पहले से जोड़ दिए रहते हैं। छोटा संतोष है, संतोष गुप्ता, संतोषी गुप्ता पत्नी, और छोटा संतोष आने वाला 3 साल बाद पूरा पट्टा जो है लंबा हो जाएगा है ना। तो ये कहने की बात है, बट आप समझ लीजिए वैसा तरह का नाम रहता है। तो ऑल फार्मर, चाहे वो इंडिविजुअल है या जॉइंट बोरोवर है, वर ओनर कल्टीवेटर, ध्यान रहे कि वो फार्मर हो, खेती करने वाला हो। अगला एलिजिबिलिटी है टेनेंट फार्मर्स। टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं किराए पर, लीज पर लिया हुआ है ना। और ये टेनेंट फार्मर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट के तहत लिया गया है तो वो टेनेंट फार्मर हुआ। कई बात मुंह जबानी लीज है, ओरल लीज है ना। तो उसको वसीम जी ने बोले कि मैं खेती नहीं करूंगा, मैं तो बैंक में मैनेजर हूं, तो संतोष जी आप ले लो, आप खेती कर लो, ओरल लीज है। शेयर क्रॉपर्स, अगर 2 जने शेयर किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं और वो क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उनको भी। एसएचजी भी, जेएलजी भी, ये सारे जो हैं एलिजिबल हैं जो कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ क्रेडिट। नेचर ऑफ क्रेडिट जो है इसका होता है शॉर्ट टर्म लोन, जिसको रिवॉल्विंग नेचर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये ज्यादातर पूछा जाता है, ये जेआईबी वगैरह में पूछा जाता है नेचर ऑफ क्रेडिट जो है, तो इसमें थोड़ा सा घुमा देता है। ये नेचर ऑफ क्रेडिट इसमें 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक और चीज छूट गया है, आप इसको जरा नोट कर लीजिए, मेरे को अभी याद आया। ये जो पार्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी दिया जाता है। नीचे जो अगला एक ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये जोड़ दीजिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्या होता है? अगर एक खेती कर रहा है संतोष जी, तो खेती कर रहा है गांव में, तो वो क्या करेगा? एक बोरवेल बनाएगा, बोरवेल करेगा ना पानी के लिए, या कुआं करेगा, तो कुएं के लिए जो लोन दोगे वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। सपोज यहाँ खेती कर रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हैं खेती करने के लिए, तो अगर वो चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। अगर मेड़ वगैरह बनाना चाहता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। अगर कुछ मशीन खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट होगा, पंप खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट होगा, माइनर इरिगेशन के लिए करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव और छूट गया है लिखने से मेरे से, बट आप लोग नोट कर लीजिए, वो है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। मतलब कोई भी चीज वो इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उससे बेहतर खेती कर पाए या उसकी उपयोगिता खेती करने में वो कर पाए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और वो टर्म लोन होगा, लॉन्ग टर्म लोन, और बाकी जो होगा शॉर्ट टर्म लोन होगा। बाकी क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन होगा। तो नेचर ऑफ क्रेडिट क्या होगा? किसान क्रेडिट का जो नेचर ऑफ क्रेडिट होता है 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है और एक लॉन्ग टर्म लोन होता है।
तो शॉर्ट टर्म लोन जो है रिवॉल्विंग नेचर ऑफ क्रेडिट होगा, जिसको कैश क्रेडिट कहते हैं या उसको सीसी लिमिट कहते हैं, रिवॉल्विंग नेचर ऑफ क्रेडिट रहेगा। और इसमें एनी नंबर ऑफ ड्रॉयल्स ले सकता है, विड्रॉल कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने बार भी निकाल सकता है और कितने बार भी जमा कर सकता है विद इन लिमिट, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड में। और लॉन्ग टर्म लोन के लिए एज पर सैंक्शन, मान लीजिए पंप के लिए दिया हुआ है, पंप के लिए अगर 3 साल के लिए लोन दिया गया है तो 3 साल के हिसाब से जो 6 महीने की किस्त बनाई है तो 6 महीने के हिसाब से जमा करेगा, साल भर का है तो साल भर का, ये लॉन्ग टर्म के लिए एज पर द सैंक्शन। और जैसा जैसा वो सैंक्शन टर्म्स के आधार पर वन टाइम डिसबर्समेंट कर देगा, रिपेमेंट जो है उसके आधार पर किया जाएगा। तो नेचर ऑफ क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड का शॉर्ट टर्म के लिए रिवॉल्विंग नेचर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए एज पर सैंक्शन रहेगा। अब बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ लिमिट। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है या प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है वो है फिक्सेशन ऑफ लिमिट। तो ये चाहे प्रमोशन एग्जाम हो, जेआईबी सीआईबी हो, सब में ज्यादा ये स्क्रीन आपके लिए बहुत काम का है, ये होता है फिक्सेशन ऑफ लिमिट। कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड किसी बोरोवर को दिया जाता है तो उसमें कैसे लिमिट फिक्स की जाती है कि कितना वित्त पोषण आप उसको देंगे, कितना उसको पैसा देंगे। तो इसके लिए आपको 3 तरह की चीजें को समझनी होगी। 3 तरह की चीजें, एक अलग है बेस बना है जो मार्जिनल फार्मर के लिए, मार्जिनल फार्मर के लिए अलग फिक्सेशन ऑफ लिमिट की जाती है, और एक की जाती है ऐसे किसान जो एक क्रॉप करते हैं, और एक फिक्स की जाती है ऐसे किसान जो एक से अधिक क्रॉप करते हैं। 3 तरह का पैटर्न है, बराबर है संतोष जी? एक है मार्जिनल फार्मर के लिए क्या फिक्सेशन करते हैं, उसकी अलग विधि है। एक है ऐसे किसान जो एक फसल की पैदावार करते हैं, उनके लिए क्या विधि है, और ऐसे किसान जो एक से ज्यादा पैदावार करते हैं उनके लिए क्या विधि है। ये 3 विधि मैं सरल तरीके से समझा देता हूँ। और अभी स्क्रीन पर जो है आपके पास ये ऐसे किसान जो एक क्रॉप करते हैं उनके लिए विधि है। तो इस लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो किसान जिसमें वो फसल पैदा कर रहा है उस फसल के लिए उसके स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। स्केल ऑफ फाइनेंस एक ऐसी पैमाना है जहां पर हर जिलेवार आपको वो एक पैमाना दिए रहते हैं कि इस जिले में अगर वो धान उगाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में इनका स्केल ऑफ फाइनेंस जो है 10,000 है, अगर गेहूं उगाना चाहते हैं तो 20,000 है, सब्जी उगाना चाहते हैं तो 25,000 है, 30,000 है। ये स्केल ऑफ फाइनेंस जो है डिसाइड कर दिया जाता है। और ये डिसाइड कौन करता है संतोष जी? ये करता है आपका डीएलटीसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, डीएलटीसी कहते हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होता है, इसके चेयरमैन कलेक्टर साहब होते हैं। तो ये स्केल ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हर जिले का एक जलवायु होता है, एक भौगोलिक परिदृश्य होता है, वहाँ की मिट्टी होती है, ये सारे के आधार पर इन लोग जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से रिसर्च करके एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं कि धान के लिए रहेगा, गेहूं के लिए रहेगा, जौ के लिए रहेगा, फिर वेजिटेबल के लिए रहेगा। ये सारे जो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करते हैं। अब एक किसान, ये जो स्क्रीन पर आपके पास जो चल रहा है ये हम ऐसे किसानों के लिए लिमिट फिक्सेशन की विधि समझ रहे हैं जो एक ही फसल पैदा करता है साल भर में। तो क्या करेंगे, उस किसान का एक लैंड होल्डिंग रहेगा, बराबर अभिनंदन जी? लैंड होल्डिंग रहेगा कि वो किसान जो है, अब आप जैसे किसान है अभिनंदन, तो अभिनंदन जी आपके पास कितना एकड़ जमीन है? सर अभी तो कुछ नहीं है। बोलो ना, आज तो अमृत वर्षा हो रहा है, अभी द्वारकाधीश जी भी यहाँ पर है, चंद्रमा 16 कला में, हो सकता है बोलते ही हो जाएगा कुछ दिनों में। बोलते सर तो फिर बोलने से 2 एकड़ ही बोल दीजिए सर। 10 एकड़ बोलिए ना, तो क्या है। अच्छा 10 सर। 16 एकड़ बोल दो, आज तो 16 कलाओं का दिन है। तो 16 एकड़ है हमारे अभिनंदन जी के पास, 16 एकड़ जमीन है। तो उसमें हमको ये देखना होगा कि उस 16 एकड़ में वो कल्टीवेशन कितने में करते हैं। 16 एकड़ में 6 एकड़ जो है बंजर है, 10 एकड़ में कल्टीवेशन करते हैं। तो यहाँ पर 10 एकड़ को ही क्वांटिफाई करना है, 10 एकड़ को लेना है, और 10 एकड़ गुणा स्केल ऑफ फाइनेंस। अब उस 10 एकड़ में वो कौन सी खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, गन्ने की करते हैं, किसकी खेती करते हैं, है ना? किसकी करोगे अभिनंदन? सर धान के ही करेंगे, यहाँ पे तो धान ज्यादा। तो स्केल ऑफ फाइनेंस धान के लिए अगर 10,000 है और इनके पास 16 एकड़ था, 16 एकड़ में से 6 एकड़ इनका जो है खेती नहीं करते हैं, वो खाली छोड़ दिए हैं खेलकूद के लिए या बंजर है,
तो 10 एकड़ इनके पास है और 10,000 की अगर स्केल ऑफ फाइनेंस है तो इनका जो क्रॉप के लिए जो लिमिट हो गया कितना हो गया अभिनंदन बताओ? 10 गुणा 10, 10,000 गुणा 10 मतलब 1 लाख। 1 लाख हो गया सर, 1 लाख। 1 लाख हो गया ये क्रॉप के लिए। मतलब फसल के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस इज डिसाइडेड बाय डीएलटीसी इनटू लैंड होल्डिंग एरिया कल्टीवेटेड। उनके पास जो लैंड होल्डिंग है उनमें जितने की खेती करता है और जिस फसल के लिए खेती करता है उसका स्केल ऑफ फाइनेंस गुणा कर देंगे तो इनको क्रॉप का जरूरत जो स्केल ऑफ फाइनेंस या उनके क्रॉप लिमिट आ जाएगा। ये 1 लाख आ गया क्रॉप लिमिट, क्योंकि इनका 10 एकड़ है और 1 एकड़ में धान की खेती करने के लिए 10,000 का स्केल ऑफ फाइनेंस है उनके डीएलटीसी के माध्यम से। अब अगला जो आता है ये कंजम्पशन लोन बोलते हैं। जो लिमिट क्रॉप की आई उसका 10% एक्स्ट्रा कंजम्पशन दे दो। मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकी क्रॉप लिमिट आई तो ये जो आईबीए ने जो ये किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम में लेटेस्ट चेंजेस आए हैं जो सजेस्टेड बाय टीएम भसीन कमेटी है, उन्होंने ये बोला है कि किसान को 5 साल की एक लिमिट बना के दे दीजिए, किसान को बहुत ही सुविधा दे दीजिए ताकि वो बार बार परेशान ना हो। तो उन्होंने बोला एक किसान जब खेती करने के लिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो उस लिमिट का जो क्रॉप लिमिट का 10% और ज्यादा जो है उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए दे दीजिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए दे दीजिए। सपोज खाना खाएगा, स्कूल की फीस पटाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, समाज में कहीं उठना बैठना करेगा, ये सारी चीजों के लिए 10%। तो 10% एक्स्ट्रा दे दिए तो कितना हो गया? 10,000 और हो गया। फिर आता है 20% लिमिट आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस फॉर्म एसेट इंक्लूडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, पैस, एसेट इंश्योरेंस। अब जो 20% है वो देंगे उनका अगर एग्रीकल्चर के लिए जो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं यंत्र उपकरण उनके मेंटेनेंस के लिए खर्चा करने के लिए 20% एक्स्ट्रा देंगे। तो आपका 1 लाख हो गया क्रॉप के लिए, 1 लाख का 10% हो गया कंजम्पशन के लिए और 1 लाख का 20% हो गया मेंटेनेंस ऑफ एग्री एसेट्स के लिए। तो टोटल कितना हो गया आपकी लिमिट? 1,10,000। तो टोटल कितनी लिमिट हो गई अभिनंदन? 1,30,000। 1,30,000 रुपए आपकी पहले साल की लिमिट हो गई, क्योंकि आप एक ही फसल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अगर 2 फसल करते तो ये 2 गुना हो जाता, सब लिमिट जारी हो जाता। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर। तो आपको तो 1 लाख रुपए देखो गिन लो, आप आपके पास है देखो, हैं किसान लोग ऐसे ही रखते हैं ना, है ना संतोष जी? किसान लोग कहाँ ऐसा रखते हैं आपके जैसे एकदम बराबर हैं? किसान लोग तो ऐसे धोती वोती में रख देते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। तो पहला साल की लिमिट हो गई 1,30,000। लिमिट फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर 10% ऑफ द लिमिट इंक्रीज फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर, दैट इज सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। हर साल 10% उसको बढ़ाते जाइए। ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड होगी। पहले साल 1,30,000, फिर 10% बढ़ा दीजिए 13,000 तो 1,43,000 हो जाएगा। फिर 14,300 अगले साल बढ़ा दीजिए। ऐसा करते करते 5 साल की लिमिट निकाल दीजिए और 5 साल की लिमिट निकाल के फाइनल लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो होगा 5 साल का सैंक्शन लिमिट होगा, सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू होगा और पहले साल जो जितना लिमिट निकला है उतना ही विड्रॉल की अनुमति दी जाएगी, जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग पावर। बराबर है अभिनंदन जी? इन केस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज चेंज बाय द फार्मर देन द लिमिट में बी रिवर्क। मान लीजिए अभी अभी अभिनंदन जी बोला कि मैं धान अभी उगाऊंगा, है ना, 1 साल धान उगा दिया, थोड़ी सी आगे नीचे हुआ तो किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि सर धान नहीं प्याज उगाइए, तो ये क्या है क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिए, तो ये लिमिट फिर से रिवर्क किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन फिर से हो जाएगा क्योंकि लिमिट थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी। बराबर है? बराबर, ठीक है। तो किसान अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देता है तो ये जो लिमिट है फिर से वर्क करना होगा, फिर से प्रोसेस करना होगा और उसकी लिमिट जो है स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से दी जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू लैंड होल्डिंग जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है बराबर ये क्रॉप लिमिट आ गया। क्रॉप लिमिट का 10% जो है कंजम्पशन लिमिट दे दिए, क्रॉप लिमिट का 20% जो है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दे दिए। तो टोटल जो लिमिट होगा पहले साल की लिमिट में हर साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, 10% इज टू बी इंक्रीज फॉर एवरी ईयर्स। और फाइनल ईयर का जो लिमिट आएगा वो होगा मैक्सिमम लिमिट और आपको लोन डॉक्यूमेंट साइन करना है मैक्सिमम लिमिट पे और उसको डिस्बर्स देना है एज पर द सैंक्शन ऑफ पर ईयर लिमिट। ये एनुअल रिव्यू के आधार पर उसकी लिमिट हर साल बढ़ाते चलिए। अब बात करते हैं कि अगर बीच में अगर कोई क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करता है किसान, तो किसान के लिए आप उसका लिमिट जो है फिर से रिवर्क करके दोबारा दे दीजिए। अब बात करते हैं
ऐसे किसान जो एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हैं। अभी जो बात कर रहे थे एक क्रॉप, अभी ऐसे किसान हैं जो एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हैं, 2 बार क्रॉप करते हैं, है ना। क्या है अभिनंदन आपकी तरफ, एक से ज्यादा क्रॉप करते हैं, ऐसे पानी की सुविधा है? हाँ 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 सर। है ना। तो ये जहाँ पर हाँ पानी की सुविधा है तो रबी भी लगाते हैं, खरीफ भी लगाते हैं, तो एक से हाँ ज्यादा सीजन वाइज सर वो करते हैं। हाँ, तो ऐसे किसानों के लिए जो लिमिट फिक्सेशन होगा उनके क्रॉप वाइज होगा, क्रॉपिंग पैटर्न वाइज होगा। रबी में लगाते हैं तो उनके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस देखा जाएगा, और खरीफ में जो लगाते हैं उनके लिए स्केल ऑफ फाइनेंस दिया जाएगा, और दोनों को जोड़ के एक लिमिट बनाई जाएगी, और उसके साथ साथ सब लिमिट बनाई जाएगी कि रबी के लिए सब लिमिट ये रिलीज होगा, खरीफ के लिए सब लिमिट ये रिलीज होगा। बराबर है। साधारण तरीके से for the farmer raising more than one crop in a year, drawing limit should be fixed as per the cropping pattern for the crop production। जैसा जैसा क्रॉप प्रोडक्ट कर रहा है उसके आधार पर उसकी लिमिट फिक्स की जाएगी, एंड द सब लिमिट शुड बी फिक्स आउट ऑफ द अबव लिमिट। अगर मान लीजिए 10 एकड़ है, अभी सेम कंडीशन है अभिनंदन के लिए, 10 एकड़ 16 एकड़ में से 6 एकड़ में तो खेती करते नहीं, तो 10 एकड़ के हिसाब से अगर वो 2 फसल करते हैं तो दोनों फसल की लिमिट अगर 1 लाख रबी की और 80,000 जो है सॉरी 1 लाख जो है खरीफ की और 80,000 जो है रबी की हुआ, तो दोनों मिला के 1,80,000 हुआ, लेकिन डिसबर्समेंट करेंगे उसी क्रॉप पैटर्न के आधार पर जब जरूरत पड़ेगी। और सेम कंडीशन है 10% लिमिट इज टू बी इंक्रीज फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, एंड द फाइनल ईयर की जो लिमिट होगी वो होगी उनका फाइनल लिमिट सब्जेक्ट टू द एनुअल रिव्यू, और जैसे जैसे साल की लिमिट बनी रहेगी वैसे वैसे ड्राइंग पावर जो है रिलीज किया जाएगा। ये होगा एक से ज्यादा क्रॉप के लिए। अब कई साथी इसमें डाउट करते हैं, सर एक से ज्यादा क्रॉप है, मान लीजिए उसकी 6 लाख की लिमिट होती है, 6 लाख की लिमिट ओपन कर दी, वो तो पहली बार में 6 लाख निकाल लेगा किसान, तो फिर उसका उपयोग कहाँ हुआ, वो तो उतना जरूरत ही नहीं है उसके लिए, इसीलिए यहाँ पर सब लिमिट की बात कही गई है। अब बात करते हैं फिक्सिंग ऑफ लिमिट फॉर मार्जिनल फार्मर। ये सवाल जो है आपके जो फिक्सिंग ऑफ लिमिट के लिए ये पूछा जाता है प्रमोशन एग्जाम में भी, जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है कितने साल के लिए फिक्स की जाती है। हाँ जी शेखर जी, कितने साल के लिए फिक्स की जाती है ये किसान की जो लिमिट है, वैलिडिटी कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए सर। 5 साल। 5 years। तो ये जो आईबी ने जो लेटेस्ट चेंजेस किया है किसान क्रेडिट कार्ड में, तो ये लिमिट जो फिक्स किया जाता है ये 5 साल के लिए किया जाता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है साथियों को, वो ज्यादातर 3 साल में टिक कर देते हैं, लेकिन एक टर्म्स आता है 3 साल, वो क्या आता है शेखर जी? 3 साल का भी एक टर्म आता है। शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन के लिए 5 साल के लिए तो लिमिट फिक्स कर दी किसान की, लेकिन किसान को हम 3 साल में फिर कुछ बुलाते हैं। 3 साल में क्यों बुलाते हैं? सर बीसी लेटर के लिए, डीपीएन का कलेक्शन वैल्यू परमिशन होता है। सर्टिफिकेट के लिए। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सर एमपीजीबी 3 साल की लिमिट है सर इसकी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है ये जो बात कह रहे हैं, जनरली ये बैंक के बोर्ड को भी एक पावर रहता है कि वो उनका डिस्क्रिशन पावर रहता है कि वो लिमिट को जो है फिक्स कर सकता है 3 साल के लिए। लेकिन आईपीए ने एक मॉडल जो स्कीम निकाला है, मॉडल स्कीम में उन्होंने कहा है लिमिट इज टू बी फिक्स फॉर 5 years। तो अगर प्रमोशन एग्जाम में आएगा तो 5 साल के लिए आप जो है उसको टिक कर दीजिएगा। 5 साल के लिए सरकार चुने जाते हैं कि नहीं संतोष जी, है ना। 5 साल के लिए सरकार चुन लो है, और 3 साल बाद एकदम देखो ये कंस अर्जुन क्या कंस और कृष्ण की लड़ाई चालू हो गई अभी आपके यहाँ। तो 3 साल में हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसान को लेना होगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी हो जाती है, डिमांड प्रोमिसरी नोट की एक्सपायरी हो जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट, हमको लीगल डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाता है, इसलिए किसान को बोलते हैं भाई सारे डॉक्यूमेंटेशन फिर से रिन्यू करना है, आपके साइन लेने हैं, लेकिन लिमिट आपकी 5 साल के लिए। तो केसीसी लिमिट इज टू बी फिक्स फॉर 5 years एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ द लिमिट कैलकुलेटेड। अब जो लिमिट हम साइन कराएंगे, डॉक्यूमेंट कराएंगे, वो लास्ट 5 साल का लिमिट लेंगे, लेकिन डिसबर्समेंट करेंगे ईयर वाइज उसकी एलिजिबिलिटी होगी। तो जो ड्रॉएबल लिमिट होगा जिसको डीपी बोलते हैं, इज टू बी फिक्स्ड एज पर क्रॉपिंग पैटर्न एंड पीरियड। 30 साल के लिए जितना पैटर्न है उस जितना सैंक्शन है उसको मिलेगा। सीजनल डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन्ड फॉर केसीसी अकाउंट। सीजनल डिसिप्लिन क्या है कि क्रॉप सीजन क्या है, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है,
तो रबी क्रॉप है तो रबी क्रॉप का जो लिमिट दिए हो आप उसको दो, खरीफ है तो खरीफ का लिमिट डिस्बर्स करो। इसको बोल रहा है सीजनल डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन्ड। लोकेश जी बोल रहे हैं एमपीजीबी में 3 इयर्स लिमिट है, ठीक है। बैंक के बोर्ड ऑफ उस पॉलिसी में एक टर्म लिखा हुआ है कि बैंक के बोर्ड को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि लिमिट को जो है अपने हिसाब से जनरली डिसाइड कर सकते हैं। बट आईबीए ने सजेस्ट किया है इस पॉलिसी में तो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एग्रीकल्चर की जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, क्रॉप लोन देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसकी लिमिट 5 साल के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। और जब सरकार ने बोल ही दिया है तो सवाल आएगा तो 5 साल में लिखोगे आप, है ना। चलिए अब बात करते हैं लिमिट कैलकुलेशन फॉर मार्जिनल फार्मर। तो अभी तक हमने क्या है, एक लिमिट फिक्सेशन पढ़े एक क्रॉप के लिए, तो एक क्रॉप के लिए, और दूसरा 2 क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप चलाते हैं वो उनके लिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट ये वाला स्क्रीन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिमिट कैलकुलेशन अगर मार्जिनल फार्मर के लिए पूछा जाए तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मार्जिनल फार्मर विल बी ₹50,000। बस इतना याद रख लीजिए कि अगर एक मार्जिनल फार्मर है तो उसकी लिमिट मैक्सिमम होगी 50,000, और इसको फ्लेक्सी लिमिट दी जाती है। एक मार्जिनल फार्मर है ना, उसको फ्लेक्सी लिमिट दी जाती है, उसके लिए कोई एकदम ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम कानून नहीं है। सब्जेक्ट टू द उनके क्रॉपिंग पैटर्न, लैंड होल्डिंग के आधार पर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 50,000 की लिमिट 5 साल के लिए दे दी जाती है। अब संतोष जी बताइए एक मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे? मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे? एक अच्छा हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। 1 एकड़ से कम जमीन जो होल्ड करता है जो फार्मर उसको 1 एकड़? marginal। सर 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर। अच्छा सर चलो बताइए बताइए, 1 एकड़ बोल रहे हैं, और कौन? हाँ वरुण जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मार्जिनल फार्मर कौन होता है? सर 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले को, एक जो सर 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ग्रोथ कर रहा हो उसे 1 हेक्टेयर, उसे मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। बराबर है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है उनको सीमांत किसान कहते हैं, मार्जिनल फार्मर कहते हैं। 1 हेक्टेयर की जमीन तक के उनके पास लैंड होल्डिंग है तो उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर द फार्मर आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर। अब देखिए जिनके पास 1 हेक्टेयर होगा, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, तो उनके जी। सारे जो है उनका बेटा बेटी भाई बहन सब लोग जो है ऐसे खुद ही कर लेते हैं खेती किसानी, जो पीछे स्क्रीन लगा है ना, तो खेती किसानी कर लेते हैं, इनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल फार्मर के लिए एक फ्लेक्सिबल लिमिट दी जाती है ₹10,000 to 50,000 एज पर द लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप ग्रोन अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायरमेंट। अदर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे हमने डिस्कस किया पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या मिलता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी मिलता है, फिर उसके बाद उनको कंजम्पशन भी मिलता है, मेंटेनेंस ऑफ एग्री एसेट भी मिलता है, स्टोरेज के लिए भी मिलता है, मार्केटिंग के लिए भी मिलता है। तो ये सारे मिला के मैक्सिमम 50,000 होने चाहिए। ये है स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए। बाकी स्मॉल फार्मर तो 2.5 एकड़ से ऊपर है तो एज पर दो नॉर्मल केसीसी के आधार पर होगा। चलिए अब बात करते हैं रुपे कार्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन में बोला है कि सारे किसान क्रेडिट कार्ड के जो होल्डर्स हैं उनको रुपे क्रेडिट कार्ड देना चाहिए एक्सेप्ट एनपीए अकाउंट। एनपीए अकाउंट्स को इसलिए क्योंकि वो विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं होगी। अब रुपे क्रेडिट कार्ड जो है क्यों दिए जाएंगे, अभिनंदन जी बताइए, ये सरकार ने ये फैसला क्यों लिया कि रुपे क्रेडिट कार्ड दीजिए? सर रुपए ये हम लोगों का सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट का जो कंपनी है, और इसमें सर एक है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है सर, ये एक्सीडेंटल कवरेज भी इसमें आता है 2 लाख का रुपए का। बहुत बढ़िया। तो ये आपने एक आपने एडिशनल बेनिफिट की बात कही, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और है। इसके पीछे का मकसद ये है किसान को फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो आपके, देखो अगर उसको ये रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे तो क्या होगा, जब भी पैसा चाहिए होगा अभिनंदन बनर्जी के पास जाएगा, और अभिनंदन हाँ। बनर्जी को तो पता नहीं भगवान ही मिल जाए, लेकिन अभिनंदन मिलेगा नहीं ब्रांच में, है ना, क्योंकि वो मैनेजर साहब है, पता नहीं उस खेत जाते हैं द्वारकाधीश जैसे, देखो कहाँ मिल, द्वारकाधीश तो मिलेंगे एक बार लेकिन ये अभिनंदन नहीं मिलेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है किसान को उसको पैसा निकालने में बेहतर सुविधा हो, ईज ऑफ जो उसको पैसा निकल पाए ट्रांजैक्शन का, हाँ जैसे, इजीली। या अगर वो कहीं से उसको इस्तेमाल करना चाहता है, खाद बीज खरीदना चाहता है वहां कार्ड से खरीद ले,
अगर वो कहीं पर एग्री क्लिनिक में जाता है और वहाँ दवाई खरीदना चाहता है तो उसका इस्तेमाल कर ले। तो उसको इजी करने के लिए किसानों को जो है रुपे कार्ड इशुएंस सरकार ने गाइडलाइन दिया है। और मैक्सिमम 2 कार्ड इशू किया जा सकता है। 2 कार्ड इसलिए बोला गया है, एक होगा शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए। ऐसे फसल जिनको 12 महीने के अंदर आते हैं और ऐसे जो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, इसलिए उनको दोनों कार्ड अलग अलग दिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए अलग, लॉन्ग टर्म के लिए अलग। तो ये 2 कार्ड इशू किए जा सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट है उस कार्ड में जो इनबिल्ट बेनिफिट है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, ये सारी सुविधाएं भी किसानों को कवरेज मिल जाए, इसके लिए उन्होंने रुपे कार्ड जो है इसको जारी किया है। एनपी सर, अकाउंट और ये क्या होता है कि सर अपना जो एनपीसीआई का खुद का प्रोडक्ट है ये, तो इसको प्रमोट करने के लिए भी ये रुपए यूज करता है, रुपए का मतलब ऐसे तो और भी है सर, मतलब ये कह हाँ। सकते हैं, ये सही बात है। ये डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भी बात कह सकते हैं, ताकि कैश का हैंड होल्डिंग, जो कैश का लेन देन जो है कम हो, क्योंकि कैश के लेन देन में हमको बहुत सारा खर्चा होता है, रिस्क होता है ना। और आप खुद ही देखे होंगे कितना रिस्क होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना एक्सपेंसेस होता है। अगर वो डिजिटली व्यवहार कर देगा तो ये एक्सपेंसेस जो है मिटिगेट हो जाता है। तो इश्यूएंस ऑफ रुपे कार्ड जो है आप इसके लिए जान लीजिए। दूसरा है मार्जिन। मार्जिन किसान क्रेडिट कार्ड में कितना होता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड में मार्जिन के लिए कोई सेपरेट मार्जिन नीड नॉट टू बी इंसिस्टेड। नो सेपरेट मार्जिन नीड टू बी इंसिस्टेड। कोई भी सेपरेट मार्जिन नहीं मांगा जाता है। किसान के लिए जो भी स्केल ऑफ फाइनेंस है, वो स्केल ऑफ फाइनेंस 1 लाख हुआ तो 1 लाख दे दीजिए, उसके लिए कोई मार्जिन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया गया है उसमें इनबिल्ट मार्जिन जो है कैलकुलेट किया गया। बराबर है अभिनंदन, संतोष जी? हाँ। तो आज अभी खीर रखा हुआ है छत पे, अभी अमृत वर्षा हो रहा होगा। द्वारकाधीश महाराज जो है 16 कलाओं से चंद्रमा एकदम नजदीक है आज पृथ्वी के, तो बिल्कुल सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा। मैं तो रख के आया हूँ खुद, है ना। और भी कौन कौन साथी ने कमेंट किया है, मैं भी रख के आया हूँ करके। तो पंकज वंकज जी हैं, कोई कुंदन जी हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नो मार्जिन, कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड में, और इनबिल्ट मार्जिन होता है स्किल ऑफ फाइनेंस में। इसलिए किसान को 3 लाख का लिमिट आया, 3 लाख दे दीजिए। मैं तो बोलता हूँ ये सीधी बात है, एक किसान फसल करने के लिए जितनी भी जरूरत होती है E to Z, फसल लगाने से पहले फसल पैदावार आने के और मार्केटिंग करने तक का सारी जो सुविधाएं हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड में होनी चाहिए। अब होता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी पार्ट देखते हैं। अब सिक्योरिटी 2 तरह की होती है। एक सिक्योरिटी बताओ क्या सिक्योरिटी होता है? एक प्राइमरी सिक्योरिटी होता है, एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी। एक होता है नील सिक्योरिटी होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो पहला सवाल पूछते हैं, 3 तरह की सिक्योरिटी, एक नील सिक्योरिटी, एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, और एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी, नील सिक्योरिटी मतलब किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि बैंक से दिए गए पैसे से जो भी एसेट तैयार करता है उस पर सिक्योरिटी चार्ज हो जाना, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। बराबर है? हाँ। बैंक से दिए गए पैसे से जो भी एसेट तैयार करता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसको हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप कहते हैं। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक से पैसा दिए हैं तो क्या एसेट बना रहा है किसान, क्या चीज उस पैसे को कहाँ लगा रहा है अभिनंदन? क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के लिए, फसल क्रॉप के लिए। तो क्रॉप को हमारा जो है इस पर हम हाइपोथिकेशन रहेगा, हमारे दृष्टिबंधन में रहेगा। ये क्रॉप हाइपोथिकेशन इसलिए क्योंकि मूवेबल है, इधर उधर जा सकता है, ठीक है। अभी हाँ, खेत पर है, हाँ। कल गोडाउन में चला जाएगा, कल घर पे चला जाएगा, कल मार्केट में चला जाएगा, और जहां जहां जाएगा हमारा दृष्टिबंधन काम करेगा। तो प्राइमरी सिक्योरिटी है। और अगला है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए नो कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी फॉर लोन अप टू रुपीज हाउ मच? 1.6 लाख। 1.60 लाख। 1,60,000 रुपए तक के लोन पर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी एक पॉपुलर सीरीज का आपका सवाल है कि नो कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी फॉर लोन अप टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चर लोन दैट इज 1,60,000। 1,60,000 रुपए जो है उस तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। लेकिन 1,60,000 का हम लोन दिए हैं अभिनंदन, तो उसमें वो धान लगाया, तो धान पर कौन सा सिक्योरिटी चार्ज होगा? प्राइमरी चाहिए तो प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी पर हम हाइपोथिकेशन चार्ज करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 1,60,000
चाहे कोई भी बैंक से पैसा देते हैं वो एसेट रूप में फाइनेंस होता है। मान लीजिए हम अगर पर्सनल लोन को छोड़ दें तो, लेकिन जिसमें भी एसेट तैयार होता है, बैंक के दिए गए पैसे से कोई भी बॉरोवर कुछ खरीदता है या कहीं लगाता है, तो वो जो संपत्ति होती है उस पर बैंक चार्ज क्रिएट करती है, जिसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। अब रही बात कोलेटरल सिक्योरिटी, तो 1,60,000 रुपए तक की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट गाइडलाइन के नहीं है। हिसाब से, लेकिन बैंक टू बैंक बहुत सारे और भी कोलेटरल सिक्योरिटी में वेबर रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट पढ़ रहा हूँ वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए है कि इन केस ऑफ टाई अप ऑफ रिकवरी, संतोष जी आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टाई अप ऑफ रिकवरी रीजनल मैनेजर्स आर एम्पावर्ड टू वेव कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू ₹3 लाख। एकदम ये सवाल आएगा एकदम बराबर इस साल के प्रमोशन एग्जाम। सेंट्रल बैंक का ये पॉलिसी है। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नो कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी फॉर लोन अप टू 1,60,000, लेकिन ये मैं चूंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी से आपको बता रहा हूँ, अलग अलग बैंक में आपको थोड़ा अलग हो सकता है कि 3 लाख रुपए तक के अगर लोन है तो उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी वेव किया है, ये पावर दिया गया है रीजनल मैनेजर को। और दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी जो है कितना होना चाहिए, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब बैंक से दिए गए पैसे से जो काम कर रहा है उसके अलावा कोई सिक्योरिटी दे रहा है तो कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी जितना लोन दे रहे हैं उसके 100% होना चाहिए, कम से कम उससे कम नहीं होना चाहिए। सपोज आप 3 लाख रुपए का लोन दे रहे हो अभिनंदन, ठीक, और आपका 1 एकड़ का खेत है और 3 लाख रुपए का मान लीजिए 10 एकड़ का खेत है और 3 लाख का लोन दे रहे हैं और 10 एकड़ की कीमत 3 लाख होनी चाहिए कम से कम, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए कोलेटरल सिक्योरिटी जो दे रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड, उसकी कीमत उससे बराबर ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा बराबर। लेकिन यहाँ पर फिर एक नया कंडीशन है, ये संतोष जी नोट करेंगे कि रीजनल मैनेजर में अलाउ डेविएशन अप टू 50% इन कोलेटरल सिक्योरिटी। रीजनल मैनेजर चाहे तो एक डेविएशन कर सकता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी अगर उससे 50% कम है तो भी वो अलाउ कर सकता है वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के हिसाब से है। और ये 3 लाख का जो टाई अप है जहाँ पर रिकवरी का, क्योंकि किसानों को लोन दिए तो हम लोग क्या करते हैं टाई अप करते हैं रिकवरी के लिए कि वो समय पर उनको जाके रिकवरी करेगा। तो हमारे संतोष जी तो बढ़िया मजा है, लोन बांट दिया अपना, है ना। और वैसे भी वहां पर टाई अप की जरूरत नहीं है गुजरात में, है ना, वहां पर अपने आप ला देते हैं। यस सर, अरे बहुत मजा आता है ना, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं बोलते हैं सर सबसे बेस्ट प्लेस इन इंडिया काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर रिपेमेंट बहुत प्रॉम्प्ट है, एक एक पैसे का हिसाब मांगते हैं, 1 तारीख को है तो 30 तारीख को ला के दे देंगे, मतलब लेकिन मेरे को बेनिफिट चाहिए मांगता। मोदी जी अपना है, देश अपना है, प्रधानमंत्री अपना है, बैंक भी अपना है बोल, और ला के पैसा पटक देते हैं। तो यहाँ पर क्या मुख्य बातें हैं, नो कोलेटरल सिक्योरिटी 1,60,000 तक, सेंट्रल बैंक के नियमानुसार 3 लाख रुपए तक के अगर लोन है तो रीजनल मैनेजर को पावर है कि कोलेटरल सिक्योरिटी वेव कर सकता है। कोलेटरल सिक्योरिटी 100% होना चाहिए। रीजनल मैनेजर को पावर है कि कोलेटरल सिक्योरिटी 50% तक भी है तो उनको लोन की अनुमति दे सकते हैं। और एक मुख्य बात है, जो भी लैंड है उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज करना है। यस मध्य प्रदेश में अलग पोर्टल है, कोई सा भूलेख पोर्टल है, छत्तीसगढ़ में भूइयां पोर्टल है, आपके वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्टल है जमीन में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए, ऑनलाइन क्रिएशन करने के लिए चार्ज, वेस्ट बंगाल में, या त्रिपुरा में कौन सा है अभिनंदन? सर ये तो सर पोर्टल का तो नाम सर अभी मालूम नहीं, मतलब पता कर लेना, है ना, पता कर लेना। हाँ। इसमें आप लोग क्या खेती करने वाले जो किसान है ना उनका लैंड रिकॉर्ड रहता है, लैंड रिकॉर्ड रहता है। तो हम क्या करते हैं, वो लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है, वो तहसीलदार, एसडीएम, ये जो राजस्व विभाग रखता है उनका हिसाब, ठीक है। तो जब वो किसान को हम लोन स्वीकृत करते हैं तो लोन का पैसा देने से पहले हम उस तहसीलदार को या राजस्व अधिकारी को चिट्ठी लिखते हैं कि राजस्व अधिकारी, हमने जो है अभिनंदन बनर्जी को 3 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए हैं, उसके जमीन भूइयां या उसके जो जमीन भूलेख है उस पर दर्ज कर दीजिए कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का 3 लाख का लोन इसने इस तारीख से इस तारीख को है उसको स्वीकृत किया गया। तो उसको जाके चढ़ा देता है ताकि वो खरीदी बिक्री जब भी करेगा तो सामने वाले को पता रहेगा कि भैया इस जमीन पे जो है 3 लाख का कर्ज है इधर जाके, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन लैंड रिकॉर्ड मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो ये भी, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ये बता रहा हूँ कि जो तहसील ऑफिस में बाबू होता है ना संतोष जी, है ना, बाबू होता है ना, उससे दोस्ती करना है, दोस्ती करना है।
क्योंकि सबसे ज्यादा लोन तो यही करना है। अगर आप समय पर लोन देना चाहते हो तो उससे दोस्ती करना होता है, उसको ना फाफड़ा जलेबी खिलाते रहना है, ठीक है। फाफड़ा जलेबी से दोस्ती हो जाएगी, है ना। या जो भी और भी तौर तरीके हैं दोस्ती करने का, जैसे आप करते हो प्रैक्टिकली। तो दोस्ती होने के बाद क्या होता है, वो आपका लैंड रिकॉर्ड जल्दी जल्दी चढ़ा देता है। लैंड रिकॉर्ड चढ़ाने के बाद उसकी एक प्रिंट आउट आप देख पाते हो, या भुइयां में जब जाते हो देखने तो आपको भी दिखता है ये चार्ज क्रिएट है। उसका प्रिंट आउट लगाने के बाद आप जो है उसको पैसे डिसबर्स करोगे। अगर ये नहीं हो पाया तो एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा, फिर अकाउंटेबिलिटी आएगी, उसमें दर्ज नहीं होगा, बेच देगा। तो हमें ऐसा काम करना है कि हम भी शांति से आगे रह पाएं, क्योंकि ऐसे ही बैंकर के पास समय कम है, अशांति ज़्यादा है घर में। मतलब आज भी कई सैटरडे संडे कई साथी इंडिया भर में काम किए हैं। ये देखो, ये हमारे संतोष जी बैंक गया था आज कुछ, वो तो एनिना वनीना पंच करके आया है। एनिना कल गए थे, है कल गए थे, कल कल किया है? गए थे जी तो सर। देखो पूरा टैली कर दिया। यस सर, हो गया। अरे आपका अहमदाबाद कौन सा जोन है आपका? अहमदाबाद है ना? नहीं, अहमदाबाद जोन है सर। अहमदाबाद जोन है। जी जी। बढ़िया, बताओ संडे को ब्रांच खुलवा के बढ़िया सब पंच करा दिया उन्होंने, है ना। कल पूरा दिन सर 10:30 बज गया, मेरी हालत खराब हो गई थी। तो आपने फोन क्यों नहीं किया? आप काहे 10:30 बजा दिए? हमको बताते 5 मिनट नहीं, बोले। वो भी कर दिए थे, पोर्टल नहीं खुलता था सर। पोर्टल आपका कल खुला है ना, पोर्टल बंद था। जी जी जी। उसके बाद इंस्पेक्शन करना था, सीसी एक देना था, इंस्पेक्शन करने चले गए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है फिर। ये तो लोन लोन के लिए बात है ना, बैंक का जी। प्रॉफिट करवाया होगा, ये तो अलग बात है। बट मैं एनिना की बात कर रहा था। नहीं, वो तो कर दिए सर, 2 बजे तक में काम हो गया। काम हो गया तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम बातें सीखे हैं कि प्राइमरी सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन अब क्रॉप होगा। प्राइमरी सिक्योरिटी जो क्रॉप लोन में जो पैसा देंगे उससे जो एसेट क्रिएट होगा उसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी 1,60,000 तक कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, और भूल एक में उसका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। अब होता है डिसबर्समेंट। वाह, ये हुई ना डिसबर्समेंट। पीछे देखो है, ये हमारे संतोष है एकदम लैपटॉप लेके, और किसान भी एकदम जबरदस्त शानदार किसान है। तो डिसबर्समेंट तो इसी तरह होना चाहिए बॉस, घर जाके होना चाहिए। डोर स्टेप तो बैंकिंग जमाना आ गया। हाथ में लाठी लेके ऐसे थोड़ा भी लिमिट कम हो गया तो उसको नहीं, किसान तो बहुत भोला भाला होता है भाई। वो तो अन्नदाता है लेकिन बहुत विनम्र रहता है। ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, विनम्र रहता है। वो बोलता है कि बैंक वाला मेरे घर में आया तो आपको तो पूजा करता है यार। कभी जाके देखो किसान के घर, बराबर बोल रहा हूँ ना। किसान के घर जाके देखो, तुरंत दूध धोएगा और ऐसा चाय पिलाएगा आपको ना, आप पी नहीं पाओगे। क्योंकि हमें आदत नहीं ना उतना डायरेक्ट दूध से चाय पीने की। हमें तो Yes, पानी sir. मिला मिला के पीने की आदत है। बैंक में लाता है वो पानी मिला के। लेकिन आप तो ज्यादा प्योर हो गया सर। किसान के घर जाओगे, कितना सम्मान करता है, बाप रे। दूध भी देगा, और ना वो एक बॉटल जो है भर के भी दूध दे देगा। आप घर लाओगे तो आप घर में बोलेंगे अरे कहाँ से लेके आए हो दूध। ठीक है, सम्मान मिलता है बहुत। आप इस तरह काम करके देखिए। तो ये क्या है, ये लिमिट को घर जाके दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। तो मैं डिसबर्समेंट के तौर पे कुछ मुख्य तरह पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि डिसबर्समेंट कैसे कैसे हो सकता है। पहली बात तो किसान क्रेडिट कार्ड के जो भी डिसबर्समेंट है उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डेबिट का। वो कितना भी नंबर आप डेबिट कर सकता है और कितने बार नंबर आप क्रेडिट कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विद इन द लिमिट। डेबिट थ्रू ब्रांच है, ब्रांच के पास जाके डेबिट कर सकता है। मतलब ब्रांच में जाके निवेदन कर सकता है कि सर मुझे पैसों की जरूरत है, ये फसल करना है, आप मेरे नियमानुसार जो मेरे को लिमिट स्वीकृत किए हैं उसमें से मुझे इतना रुपए जारी कर दीजिए ताकि मैं खाद बीज और फसल लगाने की तैयारी करूंगा। तो जाके वो आपके अधिकारी जो अनुशंसा कर देते हैं, ब्रांच मैनेजर स्वीकृत कर देते हैं, फिर हमारे संतोष जी उसे खाते में क्रेडिट कर देते हैं और बोलते हैं भैया दे पैसा जमा कर दिया भाई, पैसे का उपयोग खेती में ही करना, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो डेबिट थ्रू ब्रांच। दूसरा है विड्रॉल थ्रू चेक फैसिलिटी। चेक बुक की फैसिलिटी दे दीजिए ताकि अगर वो जहां से भी खाद बीज खरीद रहा चेक दे देगा, चेक फिर आएगा संतोष जी के पास, संतोष जी पास कर देंगे मुस्कुरा के। फिर आता है थ्रू रुपए कार्ड्स। ये ज्यादा सुविधा है, सबसे ज्यादा रुपए कार्ड में कर ले वो कहीं भी, आजकल तो कार्ड से सब जगह पेमेंट होता है। थ्रू बीसी एंड यूएसबी, बीसी के माध्यम से भी पेमेंट की सुविधा होनी चाहिए उनको। और अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच, जहां जहां अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच है। बीसी क्या होता है, 2 से 3 गांव में अगर 2,000 की जनसंख्या है तो वहां पर बीसी काम करता है। और अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच जहां पर 5 से अधिक 5,000 की जनसंख्या के अंदर है तो वहां पर एक अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच है। और अगर 25 किलोमीटर दूर शाखा है तो यूएसबी भी रखते हैं, तो उनके माध्यम से भी पेमेंट हो।
ऑपरेशन थ्रू पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से भी ऑपरेशन हो, और मोबाइल बेस्ड ट्रांसफर। मोबाइल बेस्ड ट्रांसफर मतलब ये देखो ऑनलाइन जो यूपीआई वगैरह सारा होते हैं, ये सारे ट्रांसफर भी की सुविधा हो। मतलब इसका मतलब ये है कि वो कहीं से भी निकाल ले, उसको कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, विद इन लिमिट। अब बात आता है इंटरेस्ट सबवेंशन की। क्या बात आता है इंटरेस्ट सबवेंशन, ये थोड़ा चेंज हुआ है। इंटरेस्ट सबवेंशन पहले कितना था संतोष जी? इंटरेस्ट सबवेंशन सर 3% था, 3%। 3% अब 2% हो गया। 2% था, अब वो 1.5% हो गया। इंटरेस्ट सबवेंशन पहले 2% था, अभी वो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो हो गया है 1.5%। ये जरा चेंज हो सकता है, ये नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट सबवेंशन आप 1.50% विल बी प्रोवाइडेड टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। क्या होता है, अगर हम किसी किसान को 7% की दर से किसान क्रेडिट कार्ड लोन देते हैं, तो भारत सरकार जो है बैंकों को 1.50% इंटरेस्ट सबवेंशन देगा। बराबर है, इंटरेस्ट सबवेंशन 1.5%। ये पहले 2% देता था, लेकिन अभी चेंज हुआ है 1.5%। और ये 1.5% जो हुआ है, ये 22-23 से लेके 24-25 तक, 22-23 से लेके 24-25 तक जो है ये सरकार ने बजट में रखा है। कैसे लोन पर, अगर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को देता है और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख होता है और उस पर अगर ब्याज 7% लेता है, 7% ब्याज किससे लेता है अभिनंदन? किसान से। सर ये तो किसान, ठीक है, हम 3 लाख रुपए तक का लोन दिए, किसान से अगर हम 7% ब्याज वसूल रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन हमको मिलेगा 1.50%। कौन देगा उसको? भारत सरकार देगा, रिजर्व बैंक के माध्यम से। ठीक है, हम क्लेम करेंगे उसका, और देता अपने हिसाब से। आप तो क्या करते हो, नॉमिनल डेबिट करके ले लेते हो, बाद में सरकार से क्लेम करते हैं आपके सर्कल नोडल ऑफिस के माध्यम से, और धीरे धीरे वो क्वार्टर वाइज थोड़ा तो बजट के हिसाब से वो देते हैं। अब बात आती है, ये जो 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 से लेके ये 24-25 तक है, ऐसे लोन पर जहां पर 3 लाख की लिमिट हो, ये जहां पर किसानों से हम 7% का ब्याज ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे किसान हैं अभिनंदन टाइप का जो समय पर लौटा दे रहे हैं, तो उनको 3% एडिशनल सबवेंशन देना है। 3% एडिशनल सबवेंशन, जिसको प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव कहते हैं। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट, हाँ। अगर अभिनंदन का आज 1 तारीख को ड्यू है और 1 तारीख को जमा कर देता है, फिर अगले दिन निकाल लेता है, तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट हो गया। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट में फायदा क्या होगा, हमने ब्याज दर लगाए थे इनको 7%, अब 3% ब्याज जो है और एडिशनल उनको वापस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट लगा चुके हैं, इसलिए वापस कर देंगे नॉमिनल डेबिट करके, और सरकार से मांग लेंगे 3%। तो कितना बढ़िया है यार अभिनंदन, है कि नहीं बढ़िया? किसानों को समझाने की बात है। 1 लाख रुपए का अगर लोन लेता है, तो 1 साल का जो ब्याज होता है 7,000 होता है। कितना होता है? 7,000, 1 लाख का। और अगर वो समय पर चुका देता है, तो उसको 3,000 रुपये वापस मिल जाते हैं, केवल 4,000 रुपये ब्याज है। और ये जिम्मेदारी आपको है, ये आपको चेक करना है, प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है तो उसको क्लेम करना है, एक्सेल में शीट बनानी है, अपने नोडल ऑफिसर को अनुशंसा करनी है, वहां से फिर नॉमिनल डेबिट करके उसके खाते में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है, और जो नॉमिनल डेबिट है उसको डिक्लेरेशन के साथ फिर गवर्नमेंट से क्लेम किया जाता है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे देता है। ठीक है, वो पैसा आपके नॉमिनल में पड़ा रहता है जैसे जैसे आता है रिकनसाइल होता है। तो ये स्क्रीन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट सबवेंशन 1.50% ऐसे लोन पर मिलेगा जिनका 3 लाख तक लिमिट हो और 7% का ब्याज उनको लग रहा हो। 3% एडिशनल सबवेंशन मिलेगा फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। प्रॉम्प्ट रिपेमेंट मतलब जिस फसल के लिए, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का मतलब ऐसा समझिए, देखिए मैं बता रहा हूँ अभिनंदन, अगर मान लीजिए खरीफ फसल के लिए पैसा लिया है, खरीफ फसल के लिए पैसा लिया है, तो कब लेगा? पैसे की जरूरत कब पड़ेगी बताओ? खरीफ फसल की शुरुआत कब होती है? सर तो मार्च, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल हाँ, से 30 सितंबर तक, बराबर? हाँ हाँ 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक खरीफ की पैसों की जरूरत है, मतलब वो पैसे मांग सकता है आपको, 30 सितंबर तक डिसबर्समेंट ले सकता है। ठीक, 1 अप्रैल से इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से अगर वो प्री हार्वेस्टिंग कुछ खर्चा करना चाहता है, प्री हार्वेस्टिंग, है ना, प्री हार्वेस्टिंग करना चाहता है, तो 1 अप्रैल से लेना चालू करेगा, जमीन की खुदाई करेगा, फिर उसके बाद खाद वगैरह डालेगा, है ना।
30 सितंबर तक डिसबर्समेंट लेगा। 30 सितंबर के बाद हम लोग इंश्योरेंस भी बना के भेजते हैं ना, 30 सितंबर तक डिसबर्स कर देते हैं, जो राशि इंश्योरेंस के कवरेज में आता है। 30 सितंबर के बाद डिसबर्स करोगे तो नहीं आता है इंश्योरेंस कवरेज में, ठीक, इसलिए 30 सितंबर का हम लोग इंश्योरेंस कवरेज करते हैं। अब 30 सितंबर तक पैसा लग गया। अब वो फसल जो आता है वो नवंबर में आएगा, नवंबर में आएगा, है ना। अक्टूबर नवंबर में अभी नवा खाए हो ना, नवा खाए हो, थोड़ा धान वन आया, पक जाएगा। अभी नवंबर में फसल आएगा, दिसंबर तक बेचेगा। तो अब जब बेचेगा तो मार्च के अंदर जब जैसे फसल का पैसा आ जाता है तो एक बार जमा कर दे फिर निकाल दे, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, ठीक है। उसका जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोड्यूस आ जाता है, तो अगर वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर देता है, एक दिन पूरा जमा कर देता है, तो उसको 3% एडिशनल मिलता है। चलिए अब बात करते हैं, मतलब 31 मार्च से पहले वो जमा कर दे और 1 अप्रैल से लेगा वो, अभिनंदन कब लेगा वो फिर 1 अप्रैल से। तो अभी 30 सितंबर तक पैसा लिया है, 1 अप्रैल से टुकड़े टुकड़े में लिया है, अभी 10,000 निकाला, कभी जरूरत के हिसाब से निकाला है। फिर 30 सितंबर से लेकर धान पकता है, खेत में रहता है, फिर नवंबर में आता है, दिसंबर में मार्केट लगता है, थोड़ा बहुत वेट करता है, जनवरी फरवरी में बेचता है, मार्च से पहले अगर वो जमा कर देता है, अप्रैल में फिर लेता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट रिपेमेंट, ठीक है। फिर उसका किसान का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है सर? फिर उसका तो पड़ जाता है सर 3% सब्वेंशन मिलेगा तो उसको 4% ही पड़ेगा ना। हाँ देखिए पहले तो सर मैं 7% तो चार्ज कर देते हो ना आप, 7% चार्ज कर देते हो आप, तो उसको 3% क्रेडिट कर दोगे और सरकार से किसी साथी का सवाल था। सर मैं ये कह रहा था 1.5% भी और 3% भी रहेगा, दोनों रहेगा। 1.5% किसान को नहीं मिलता, 1.5% बैंक को मिलता है, 1.5% बैंक को मिलेगा, 3% जो है किसान को मिलेगा, बराबर। 1.5% हमको बैंक को दे रहा है, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम कम ब्याज दर में उनको लोन दे रहे हैं। सर ये तो पहले 2% था, अभी घटा के 1.5% कर दिया अभी, बराबर। इस साल 22-23 से 24-25 क्या 22-23 से क्या दिया हमने? 24-25 एंड 24-25 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू 24-25, ठीक है। हाँ क्लियर है। 1.5% बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन, लेकिन कैसे बैंक को मिलेगा? अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड 7% में किसानों को देता है 3 लाख रुपए तक, तो 1.5% देगा गवर्नमेंट बैंक को, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, है ना। अगर किसान सही समय पर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर देता है तो एक इंसेंटिव मिलता है 3% एडिशनल। वो 3% आपको बैंक को थोड़ी मिलेगा, वो तो किसान को मिलेगा, किसान ने समय पर बैंक को तो मिल चुका है, बैंक ने तो पूरा 7% ले लिया ना उससे। जी जी। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो है किसानों को जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंटरेस्ट भी वो सरकार ही पे कर रहा है, वो मूलधन पे काम कर रहा है, इस तरह का बात, ठीक। 4% पे दे रहा है, 4% पे और कौन सा लोन देते हैं संतोष जी बताएंगे। और द्वारकाधीश महाराज की जय। हाँ माइक ऑन करिए। 4% में कौन सा लोन? DRI सबसे कम लोन किसमें होता है? DRI होता है ना। जी DRI में 18,000 और 24,000। हाँ तो DRI में लोन मिलेगा कि नहीं? मार्केटिंग करो ना यार, आप तो गुजराती भाई हो, ऐसे मार्केटिंग करोगे तो आपका कौन किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लेगा? चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा हर घर किसान एकदम है किसान। सर यहाँ तो 2,000 का भी लोन देने के लिए रहते हैं ना, तो 2,000 पता चल गया कि 2,000 मिलता है तो वो भी ब्रांच में आ जाता है। बराबर है। है ना, ये तो बनता है ना। हाँ बोलिए वरुण जी। सर जैसे कि जो 3% एडिशनल कमीशन आता है वो नाबार्ड द्वारा आता है, और जो 1.5% को मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वो बैंक रखता है। समझ नहीं आया था सर उसमें। क्या बोल रहे हैं सर? जो 3% तो नाबार्ड देता है किसान के लिए, और सर जो 1.5% 2% आता था वो 1.5% हो गया, तो क्या सर वो इंक्लूड करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो किसान को देते हैं, जैसे 7% में वो बढ़ा कर, या फिर मैं समझ नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ। आप किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन सैंक्शन करते हैं वो 3 लाख रुपए तक का अगर लोन देते हैं, उसमें ब्याज दर कितना अप्लाई करते हैं? 7%। आपको तो 7% ब्याज मिल गया, आप चार्ज भी कर देते हो, 6माही तौर पे ब्याज लगा देते हो, ठीक है। ब्याज आ गया आपके पास 7%। तो सरकार क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, अपना एनुअल बजट में वो रखा है कि 1.5% मैं ऐसे बैंकों को एडिशनल दूंगा
इंटरेस्ट सबवेंशन जो किसानों को 7% ब्याज दर पर लोन देता है 3 लाख रुपए तक। तो आप क्या करोगे, आप लिस्ट दोगे सरकार को कि मैंने 10,000 किसानों को 7% की दर से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया, तो वो क्या करेगा, इतना जो है 1.5% कैलकुलेट करके आप क्लेम करोगे कि हमने 1.5% एडिशनल आपको इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम कर रहे हैं, वो हम बैंक का प्रॉफिट में जाएगा, बराबर, बैंक के इंटरेस्ट इनकम में जाएगा। और जो 3% जो है वो नाबार्ड वाला है, वो किसानों को जाएगा, वो उनको इंसेंटिव है। ठीक, बराबर है। तो बैंक ऑलरेडी पहले से कम दे रही है, यानी कि उसे जैसे कि उन्हें 10 देना चाहिए था, वो कम दे रही है, तो वो जो रिकवर कर रहा है। ठीक है सर। हाँ, वो क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बैंक क्या है, कम में दे रहा है ना, मतलब समझ लो एक हिसाब से, जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया, किसानों को DRI इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। DRI जो 4% DRI है ना, उस पर लोन मिल रहा है 3-3 लाख रुपए का, जबकि DRI पे मैक्सिमम 20,000 का लोन होता है और DRI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होता है। यहाँ समझ लो 3 लाख रुपए का DRI के रेट पे ले सकते हैं, बशर्ते मार्केट डिसिप्लिन ये है कि वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करें। उसके लिए आपको जो है सस्टेनेबल क्रेडिट फाइनेंस आप उनको सिखा सकते हैं कि भाई जब किसान धान बेच ही रहा है, 1 दिन के लिए जमा करिए। 1 दिन के लिए आज पैसा आ गया, 1 लाख की लिमिट है, 1,05,000 में बेचा, 1,05,000 जमा कर दो, फिर तो अभिनंदन थोड़ी ना मना करेगा। वो तो अभिनंदन ऐसा है कि आज जब सुबह जमा किया शाम को ले जाना बोलेगा, है। कायदे से पॉलिसी बोलता है कि 1 नाइट होना चाहिए क्रेडिट, मतलब अगले दिन ले जाए। लेकिन हमारे जो है सभी लोग तो द्वारकाधीश महाराज हैं, है ना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। मतलब हम लोग इस तरह से स्वागत करते हैं कि कोई किसान आ गया तो भैया आओ भाई स्वागत करो, किसान को थोड़ा एडिशन देखना भी दे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसान आता है, अगर वो जमा करता है, तो मैक्सिमम लोगों में ब्रांच मैनेजर से मैं चर्चा करता हूँ, वो बोलते हैं कि जब सुबह जमा करता है शाम को हम दे देते हैं, है ना। ये सहयोग कर, मतलब उसको प्रॉम्प्ट रिपेमेंट में दिखाते हैं। लेकिन पॉलिसी ये कहता है कि आज जमा किया ना, तो थोड़ा मनाइए यार, आज जमा रहने दीजिए, कल ले जाओ भाई, कल ले जाओ। किसी दिन गवर्नमेंट की ऑडिट पड़ गई तो ये विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा, मतलब इसमें ये लगेगा कि हमारे शंकर जी है ना, शंकर जी खुद अपना पैसा लगा के जमा करके दे दिए उसको और बीच का कमीशन ले लिए। हाँ जी, बताइए वरुण जी। सर हमारे यहाँ तो जैसे कि तुरंत निकाला तुरंत जमा कर दिया, एक तो रिसीट डाल देते उसी पैसे की और एक रिसीट डाल देते निकासी की, तुरंत कर देते सर हमारे यहाँ तो आपकी सरकार है महाराज वहाँ पर, आप तो मालिक हो वहाँ के, मतलब आप सबकी अपनी सरकार है? जैसे आम आदमी की सरकार है वैसे इधर सरकार है, सबकी अलग अलग सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो सब चलाते हो। बट मैं एक पॉलिसी की बात कह रहा हूँ, पॉलिसी की बात कर रहा हूँ एग्जाम दृष्टिकोण से या आपको नीति के दृष्टिकोण से, कि आज एक दिन आज क्रेडिट हुआ तो 1 ओवरनाइट क्रेडिट होना चाहिए, अगले दिन निकाल ले। अगर आपने सेम डे जमा किया तो मैंने अभी बता दिया, ये धनाढ़ लोग बैठे हैं हमारे यहाँ, ये देखिए कुबेर जी बैठे हैं, शंकर जी, तो इस पर चार्ज लग सकता है कि ये क्रेडिट कार्ड आज जमा किया आज निकाले, तो इनमें ये हो सकता है कि ये मैनिपुलेट किया गया है, इन्होंने पैसा विंडो ड्रेसिंग कर दिया, ऐसा जो है आपके ऊपर चार्ज लगेगा, आप इनकार भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये वित्तीय साक्षरता भी फैलाना है किसानों पे ना, किसान क्लब बना के। मैं थोड़ा आखिरी में बताऊंगा अभी इसको कैसे किसान क्लब को सस्टेनेबल फाइनेंस किया जा सकता है नाबार्ड से, और कैसे पैसे लिए जा सकते हैं, कैसे फैसिलिटी किए जा सकते हैं। मैं शायद अभी मैं कुछ पिक्स वगैरह ऐड नहीं कर पाया हूँ, मैंने एक 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट कराए थे, इसमें नाबार्ड ने सारा चीज़ कराया था, किसानों को ट्रेनिंग वगैरह कराया था। पिक्स किसी दिन दिखा दूंगा। तो यहाँ वैलिडिटी, आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वैलिडिटी होगा 5 साल, एनुअल रिव्यू। लेकिन पॉलिसी में कहा गया है कि बैंकों को एक लिबर्टी है, बैंकों को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि वो लिमिट जो अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। तो कई बैंकें जो है 3 साल की लिमिट फिक्स करते हैं ताकि 3 साल में रिन्यूअल भी हो जाए और लिमिट भी फिक्स हो जाए। बट अगर एग्जाम में पूछा गया तो लिमिट शुड भी 5 साल में टिक लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद बैंक आने पर अपनी सरकार चलाइएगा, आम आदमी की सरकार जैसे चलेगी या हमारे वरुण जी की सरकार जैसे चलेगी चलाइएगा। अगला है रिन्यूअल ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट। रिन्यूअल ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट के लिए बात कही गई है, अगर एक लिमिट अगर आपने फिक्स कर दी
तो लिमिट कितने तक फिक्स होता है? देखिए क्रॉप का 130% फिक्स होता है। कैसे? क्रॉप की जो लिमिट होती है वो 100% है, मतलब स्केल ऑफ फाइनेंस का 100%, 10% एडिशनल होता है आपका कंजम्पशन लोन, 20% एडिशनल होता है आपका मेंटेनेंस ऑफ एग्री एसेट। अब 130% ऑफ द क्रॉप लिमिट तो ऑलरेडी आपका लिमिट पूरा दिया गया है, तो अगर उसका रिन्यूअल करना है और लिमिट बढ़ाना है तो इसका 175% तक के लिमिट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये पावर जो है रीजनल मैनेजर को दिया गया है, ये फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के हिसाब से है, तो इसको संतोष जी नोट करेंगे। ठीक है, दूसरे बैंक में हो सकता है थोड़ा डिफर हो, क्योंकि बैंकें जो है अंदरूनी जो है थोड़ी सी लुभावना बनाने के लिए फेरबदल करते हैं। कहने का तात्पर्य है एक लिमिट है, बढ़िया चल रहा है, उसमें एग्जिस्टिंग लिमिट को अगर सर बढ़ाना, इसमें डाउट है, हाँ ये 10% है सर, ये तो एवरी ईयर। आप एवरी ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, 5 साल चला लिया किसान, हाँ 5 साल चला लिया, उसके बाद वो लिमिट बढ़ाना चाहता है, तो लिमिट बढ़ाना चाह रहा है, तो हम क्या, स्केल ऑफ फाइनेंस होता है 100 रुपया, तो उसका 130% तो ऐसे ही देते हैं लिमिट, 10% जो है कंजम्पशन, 20% जो है आप देते हैं किसके लिए, एग्री एसेट मेंटेनेंस के लिए, तो 130%। अब उसको हम 130 से 175% तक बढ़ा सकते हैं, क्रॉप का 175%, मतलब क्रॉप का जो स्केल ऑफ फाइनेंस होगा उसका 175% तक लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू एम्पावर ऑफ द रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर सैंक्शन करेगा मैक्सिमम लिमिट को, ब्रांच को पावर नहीं है। ब्रांच तो कैसे करेगा, ब्रांच 130% ही करेगा, है ना अभिनंदन? कैसे? स्केल ऑफ फाइनेंस देखेगा, कलेक्टर ने डिसाइड किया है स्केल ऑफ फाइनेंस है 10,000 रुपए, तो 10% कंजम्पशन बढ़ा देगा, 20% एग्री एसेट बढ़ा देगा, 130% देगा, लेकिन 175% तक स्केल ऑफ फाइनेंस बढ़ाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द सैंक्शन ऑफ रीजनल मैनेजर, यस सर। एज पर पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे द्वारकाधीश महाराज बैठे हैं, हमें इतने बार बोला हूँ तो दर्शन तो करा ही देंगे, है ना संतोष जी? यस सर, यस सर। बढ़िया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेते हैं? डॉक्यूमेंट्स में पहले तो लेंगे लोन एप्लीकेशंस। लोन एप्लीकेशन के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है पर्सनल डिटेल, एक भाग होता है लोन डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में व्यक्तिगत जानकारी होगा, जिसमें उनके बच्चे कितने हैं, जन्म कहाँ हुआ था, एड्रेस कहाँ है, क्या क्या जो है उनकी संपत्तियां हैं। और लोन डिटेल में आएगा कि हाँ जमीन है, कितने एकड़ की जमीन है, कितना फाइनेंस चाहिए, ये लोन डिटेल में आएगा। दूसरा आता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में 3 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। पहला होता है ऋण पुस्तिका। ऋण पुस्तिका मतलब पासबुक जैसा होता है, कई जगह कार्ड भी होता है, लेकिन ज्यादातर जगह पासबुक है। ऋण पुस्तिका में पन्ने लगे रहते हैं, जैसे हम लोग बचत खाता का पासबुक देते हैं ना, वैसी पासबुक होता है, उसको बोलते हैं ऋण पुस्तिका। तो खतौनी सर, खतौनी बोलते हैं उसको, खतौनी बोलते हैं, है ना, खतौनी बोलते हैं, खाता खतौनी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं किस जगह, ऋण पुस्तिका बोलते हैं। कुछ और और बोलते दूसरा हैं। होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा, जिसको बोलते हैं B1 खसरा। खसरा क्या है? खसरा है कि उसका जमीन कहाँ पर है, कितना एकड़ है, इसको बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं उसको? B1 खसरा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए पटवारी से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो पटवारी से दोस्ती करके 1 आध 4-6 महीना दोस्ती करेंगे तो फिर आपको ये भी B1 भी पढ़ना आ जाएगा, जमीन वगैरह, क्योंकि वो चैन लेके नापता है, वो कड़ी लेके, है ना। तो खसरा होता है B1, जिसमें कि उसका जो किसान का खेत कहाँ पर है, कितना एकड़ है। और अगला एक है 5 साला, जिसको P1 क्या बोलते हैं, 5 साला बोलते हैं। 5 साला क्या होता है? उसके पास जितनी एकड़ जमीन है, जैसे अभी 16 एकड़ जमीन है हमारे अभिनंदन के पास, तो 16 एकड़ जमीन है, तो उस 16 एकड़ जमीन में वो कहाँ कहाँ कौन से एकड़ में कितनी कितनी खेती करता है, कौन सा क्रॉप लगाता है, उसको 5 साल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, फसलनामा बोल दिया जाए इसको, फसलनामा, है ना, क्या बोले, फसलनामा। तो ये जो है ये किस में लिखा होता है? आपके 5 साल में। फिर होता है LSR, लीगल सर्च रिपोर्ट। लीगल सर्च रिपोर्ट जहाँ जरूरत है वहाँ लीगल सर्च रिपोर्ट करेंगे, है ना। जहाँ पर अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है तो वहाँ पर लीगल सर्च रिपोर्ट नहीं है। जहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी है चाहिए तो वहाँ पर जो है आप कर लीजिएगा। और लीगल सर्च रिपोर्ट कितने साल का करता है एग्रीकल्चर लैंड में, बताओ अभिनंदन? 13 साल के लिए। 13 साल के लिए, 13 साल के लिए सर। ठीक है। और हाउसिंग लोन के लिए? तो हाउसिंग सर 30 साल के 25 सर, 25 कि 30? नहीं सर, 30 साल।
30 30 साल 30 30 है ना, क्या 30 साल के लिए। 30 का। तो आप सोचिए कि LSR जो है एग्रीकल्चर लोन के लिए 13 साल है, और होता है KYC डॉक्यूमेंट। KYC डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो ज्यादातर जो मुख्य रिकॉर्ड्स हैं वो है B1 खसरा जिसको बोलते हैं, खतौनी जिसको पुस्तिका कहते हैं, और 5 साला जिसमें फसल के डिटेल्स रहते हैं कि इतने एकड़ में ये फसल करता है। फिर उसके बाद लोन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम, तो DP नोट बोलते हैं, डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट क्या है? वचन पत्र है कि मैं इतने रुपए करने का वचन देता हूं, क्योंकि अगर कल नहीं देगा तो हम कोर्ट में लीगल फाइल करेंगे, जो उसके लिए डिमांड प्रोमिसरी नोट है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा, है ना, डिमांड। फिर आता है लोन कम हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। लोन कम हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट मतलब जो प्राइमरी सिक्योरिटी है या मशीनरीज है, ये सारे को हाइपोथिकेशन करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि बैंक से मैं 3 लाख 4 लाख 10 लाख का लोन ले रहा हूँ, और ये लोन लेके मैं ये काम करूंगा, तो इसमें जो एसेट होगा ये बैंक में दृष्टिबंधन रहेगा कि मैं बैंक के बिना अनुमति से बेचूंगा नहीं। जब भी बैंक इस पर कब्जा कर सकती है, मैं नहीं पटा पाया तो बैंक इस पर कार्रवाई कर सकती है। ये सारी चीजें, तमाम चीजें एग्रीमेंट में लिखी होगी। अब आता है फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन लैंड। तो हम किसान से ये लिख के ले लेंगे कि मैं 3 लाख 4 लाख का लोन ले रहा हूं, तो मेरे लैंड पर आप चार्ज क्रिएट कर दीजिए। इसको बोलते हैं उनका फॉर्म में साइन करके ले लेंगे। प्रारूप 5 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? P1 फॉर्म या प्रारूप 5 कहते हैं। इसमें किसान लिख के दे देता है कि मेरे लैंड इतना 10 एकड़ है, इस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, मैं इसकी अनुमति दे रहा हूँ। सारे बोरोवर उसमें साइन कर देते हैं लैंड पर जिनका जिनका नाम है। लेटर ऑफ इंटरेस्ट है। लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी करते हैं कि मैं इतने ब्याज दर पे मैं जो है लोन के लिए सहमत हुआ हूँ, तैयार है। लेटर ऑफ कंटिन्यूटी ये होता है, बार बार निकलना जमा करना होता है, तो लेटर ऑफ कंटिन्यूटी है ये डॉक्यूमेंट से, लेटर ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। और आता है इंस्पेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कब करना चाहिए? तो इंस्पेक्शन के लिए पॉलिसी में कहा गया है कि प्री इंस्पेक्शन तो ईच एंड एवरी केस में होना चाहिए। लोन देने से पहले प्री इंस्पेक्शन होना चाहिए ईच एंड एवरी केस में, और पोस्ट इंस्पेक्शन जो है एटलीस्ट 6 मंथ में होना चाहिए। 6 मंथ में पोस्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि ये 6 मंथ में, जैसे आपका 30 सितंबर होता है ना, ये 30 सितंबर का कर लीजिए पोस्ट इंस्पेक्शन। मतलब फसल जब लगी रहती है ना, बढ़िया तरीके से लगी रहती है, उसमें इंस्पेक्शन कर लीजिए। तो पोस्ट इंस्पेक्शन शुड बी एटलीस्ट 1 in 6 month, ये आपको याद रखना है। और प्री सैंक्शन तो होना ही होना है, प्री सैंक्शन तो होना ही होना है। अब आता है दूसरा। आप सोचिए यार, किसान इतना बढ़िया बढ़िया खेती करता है, आप दिल से एकदम सच्चे मन से शामिल होकर देखिए किसी लोन में, है ना। ऐसे किसी खेत में जाओ, गोभी लगे हैं, कैसा लगेगा वरुण जी? कैसा लगता है? आपने 1 लाख रुपए का उसको क्रॉप लोन लिमिट दिया हुआ है और एकदम वेजिटेबल लगा हुआ है, वो तो पहली बार तो खुश हो जाएगा कि यार बाप रे, मेरे घर अन्नदाता, मतलब अन्नदाता के घर आप जा रहे हो, देख के कैसा लग जाता है। पॉजिटिव सेल्स पैदा हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं किसान ही बन जाऊं बैंक की नौकरी छोड़ के, ऐसे ही लगता है। क्योंकि मैं महसूस किया हूँ, जितने बार भी किसान के पास जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही किसान बन जाओ। अलग बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके पास, और कला कौशल है, और वो धैर्य शक्ति है उनके पास, सहन शक्ति है। तो स्टाम्प ड्यूटी एज पर द प्रिवेलिंग रेट्स इन द स्टेट, जहां जहां स्टेट है उनके स्टेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। और क्रॉप इंश्योरेंस एज पर प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस उसी के आधार पर रहेगा। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए अलग से हम लोग और भी सेशन कर लेंगे डिटेल। तो आज के सेशंस में हम लोग जो है इतना ही। भगवान के बाद अगर कोई विधाता है तो वह किसान। तो हम प्रार्थना करेंगे कि अन्नदाता जो है बहुत ही सुखी रहें और ज़बरदस्त रहें, क्योंकि जो किसान है वो अन्न का उत्पादन करते हैं। और किसान इसलिए भगवान का रूप है क्योंकि भगवान ने पैदा किया है ना शंकर जी आपको। भगवान ने पैदा किया है, तो भगवान ने पैदा किया, फिर उसके बाद उसका पालन कौन करेगा? पालन के लिए तो अन्न चाहिए ना, तो किसानों को भेजा है। अपना ही वो एंजल्स के रूप में किसानों को भेजा है कि भैया जाओ, मैं एक प्राणी भेजा हूँ, शंकर नाम के प्राणी भेजा हूँ धरती पर, उसको खिलाओ पिलाओ भैया, उसको खिलाओ, मोटा ताजा रखो। और मैंने उसकी उम्र 100 साल की है, तो 100 साल तक उसको जिंदा रखने के लिए जो अन्न पानी लगेगा उसको प्रोवाइड कराओ। हाँ जी वरुण जी बोलिए। सर PASP तो होता है सर, पर्सनल एक्सीडेंट। हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है ना, पैस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स होता है, हाँ सर। वो भी होता है, वो कवरेज होता है। उसको भी इंश्योरेंस का अलग से एक दिन सेशन कर देंगे, ठीक है।
ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है पैस, जिसमें कि आपका रेशियो के आधार पर जैसे एक पार्ट कस्टमर को लेते हैं और 2 पार्ट जो है बैंक देता है। उसका जो प्रीमियम होता है 15 रुपए, 5 रुपए किसान से लेंगे, 10 रुपए जो है बैंक पे करेगी, और 50,000 तक का मैक्सिमम जो है उसमें एक्सीडेंटल डेथ पर क्लेम है 50,000 का। और अगर एक पार्शियल डिजेबल हुआ तो 25,000 और परमानेंट डिजेबल हुआ तो 50,000। पार्शियल डिजेबिलिटी का मतलब ये है कि एक्सीडेंट हुआ और एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया तो पार्शियल डिजेबिलिटी है, और अगर दोनों हाथ कट गए, एक पैर एक हाथ कट गए तो ये परमानेंट डिजेबिलिटी। तो बात क्या मॉरल ऑफ द समझ में है, भगवान ने बहुत सारे अपने संतान यहाँ छोड़ दिया। अब संतान को 100 साल का उम्र भी आशीर्वाद दे दिया है, शंकर जी जाइए आप 100 साल तक जिंदा रहना। अब जिंदा कैसे रहेगा, अन्न चाहिए अन्न चाहिए, तो अन्न भेजने के लिए भगवान ने अपने दूसरे रूप भेज दिया, और वो है किसान। इसलिए विधाता ने इसको भगवान के रूप में मानते हैं। हम लोग भी मैं तो अन्नदाता। खुद ही किसान हूँ सर। आप खुद ही किसान है, बताओ, तो आप ही अन्नदाता हो महाराज हैं। कौन सर कौन मैं भी किसान हूँ। बताइए आप। सर ऐसे तो सिर्फ तो अगर बोला जाए तो मैक्सिमम वैसे अगर कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल करिए। शेखर जी से बात करते हैं। शेखर जी, पूरे सेशन में से कौन सी एक चीज अच्छी लगी, नहीं लगी आपको? शेखर जी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जो केसीसी के लिए जो लिमिट निर्धारित की जाती है, जो डीएलटीसी से जो क्रॉप सीजन के लिमिट निर्धारण की जाती है, वो कैलकुलेशन मुझे अच्छा लगा। अच्छा, लिमिट निर्धारित की जाती है, स्केल ऑफ मतलब कैलकुलेशन ऑफ क्रॉप लोन जो किया जाता है वो आपको अच्छा लगा। ठीक, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी शंकर जी, क्या चीज सर आप मैं तो लेट ज्वाइन किया था सर। लेट ज्वाइन किए? आप ऑलवेज लेट ज्वाइन करते हैं, लेट जाते हैं आप, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ वरुण जी। सर मैं तो सर 80% केसीसी करता हूँ सर। मैनेजर साहब तो साइन ही करते हैं सर, सारी चीजें मैं ही करता था। बस तो मुझे तो सर महारत हासिल हो गई है केसीसी में। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें जो हैं आप केसीसी में करते होंगे, तो आपके लिए जरा ये ब्रशिंग टाइप का हो गया होगा, है ना? अच्छा ठीक है। हाँ बताइए अभिनंदन जी, क्या चीज आपको सीखने मिला कुछ? सर ये तो जो नया जब जो चेंज हुआ सर, हाल सर बैंक पार्ट का जो इंटरेस्ट सबमिशन है 2 से अभी 1.5% हो गया, तो वो एक अच्छा लगा। और सर जो ऑब्जेक्टिव जो केसीसी का मेन फंडामेंटल जो क्या क्यों हम लोग केसीसी को देते हैं, सर वो जो डिटेल्स में सर ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो उसका डिस्कशन हुआ सर, वो अच्छा लगा, क्योंकि ये हम लोगों का इंटरव्यू में भी आएगा। अगर डिटेल्स में पूछना चाहे तो वो पूछेगा। तो हम लोग चलो ये केसीसी के लिए आपका था। इसमें एक चीज और करिएगा, जब भी जिस एरिया में आप काम करते हैं ना, उस एरिया में आपको किसानों का लिस्ट होना चाहिए आपके पास। किसानों का जो होता है ना लिस्ट होना चाहिए। कैसे? आप पहला शॉर्ट लिस्ट ऐसा बनाइए कि ऐसे कितने किसान हैं जो 10 लाख से ज्यादा का धान बेचते हैं। वरुण जी आप खेती किसानी करते हैं ना, तो आप क्लस्टर अप्रोच करिए कि ऐसे कितने किसान हैं जो 10 लाख से ज्यादा का उत्पादन करते हैं, और उनमें फिर सेग्रीगेट करिए कि ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया। फिर जाके सर्वे करिए कि ऐसे कितने किसान हैं जो एकदम ईमानदार हैं, और ऐसे कितने किसान हैं जो डिफॉल्टर हैं। और सबको ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए नाबार्ड से। और जो चीज़ें हमने अभी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिया, वैसे भी आप छोटे छोटे इवेंट कर सकते हैं। और कई बार अगर किसानों को वेब कॉन्फ्रेंस करोगे ना, तो वरुण जी आप तो बहुत सारे किसानों को देते हैं ना। एक बार आप आपके ब्रांच में कितने केसीसी को आप इस साल दिए हो, लोन दिए हो? सर 90% केसीसी देते हैं, और कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो आप क्या करना है, सर एक दिन किसानों को ना ऐसे जोड़ना वीसी में। मैं उनको गाइड कर दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा किसानों को सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं किसानी, है ना? आज मैंने एक वीडियो भी साझा किया था, आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पॉली हाउस का? जी सर देखे। देखा सर, देखा। देखे ना पॉली हाउस का? हो रही है तो हाँ, तो 3 दिन से लगातार सर। अच्छा बारिश हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि आप किसानों को, आपके इलाके में कितने किसान रहते हैं, उनके पास उनका लिस्ट होना चाहिए। किसान 10 लाख से ऊपर के कौन धान बेचता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कौन धान बेचते हैं साल भर में, उनका हिसाब होना चाहिए। फिर उनसे जो है आप बात करके उनकी मीटिंग बुलाइए, 10 लाख से ऊपर वालों को मीटिंग बुलाइए, उनको जो है उनके स्पेशल ऑफर करिए कि कैसे जो है उनको आप फायदा दे सकते हैं, बैंक में जोड़ सकते हैं। कई ऐसे भी किसान होंगे जो बैंक से जुड़े नहीं होंगे, फाइनेंस नहीं लेते होंगे, क्यों? क्योंकि वो सक्षम है, तो ऐसे लोगों को जरूर जोड़िए। सर 10 लाख रुपए आप कमाते हो, 10 लाख रुपए को बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए, बट हम तो आपको कम से कम रेट में DRI, ये देखो कम DRI में तो 3 लाख रुपए तक ही दे सकते हो, 4% या जैसा भी है मैं बताया DRI के तौर पे। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, लेकिन सबवेंशन हर बार रहता नहीं, कई बार सरकार बंद भी कर सकती है, अभी जैसे 1.5% सबवेंशन है। तो आप किसानों को जो है बात करके उनसे जो है इस तरह की योजनाओं का लाभ दे सकते हो। सबसे बड़ी बात ना, जब आप एग्रीकल्चर का काम करते हो तो अपने इलाके में जो महाप्रबंधक हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, है ना, उनसे उनसे उनको बीच बीच में बुला लीजिए। क्या DDO बोलते हैं ना, है ना, या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और नाबार्ड हैं। तो नाबार्ड से जब संबंध करते हो तो गांव में किसान क्लब बनाते हैं। वो किसान क्लब आपके जितने, अगर मान लीजिए 400 बारवर को आप किसान क्रेडिट कार्ड दिए हो, तो उनमें से किसानों को वो सेलेक्ट करते हैं और एक किसान क्लब बनाते हैं। किसान क्लब बनाने के लिए वो बहुत सारे वित्तीय पोषण भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जगह जगह, और उनकी एक क्लब बनाते हैं, उनको भी आप सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्री में देते हैं, बीज के लिए सेलेक्ट करते हैं और उनको ज़्यादा पैसा देते हैं, उनका टाई अप करते हैं, उनका फसल को खुद ब खुद खरीद लेते हैं गवर्नमेंट की संस्था में। तो ये काम भी हमको करना है, सिर्फ किसानों को लोन दे के छोड़ना नहीं है, ठीक है। और साथ ही अभिनंदन, अगर किसी किसान को 3 लाख का आप अगर लोन दिए हैं, 2 लाख का KCC दे दिए, 1 लाख के 2 गाय दे दिए बढ़िया सा, जो दूध बहुत देते हैं, तो उनका आमदनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ, है ना? डेफिनेटली बढ़ेगा सर। इस तरह का काम हमको करना है कि उसको सस्टेनेबल किसान बना पाएं और उसको जो है बढ़िया तरीके से उसकी आय बढ़ाई जा सके। तो चीज़ें आप इन्वेंट कर सकते हैं। तो मैं कैसे किया था, एक गांव को गोद ले लिया था, है ना वरुण जी, एक गांव को गोद लिया था। मैंने बोला इस गांव में जितने भी घर हैं, उस गांव में 150 घर थे, तो 150 घर को, हर घर को मैं क्रेडिट लिंकेज से जोड़ूंगा, ठीक है, क्रेडिट लिंकेज से, सब्जेक्ट टू द देयर क्रॉपिंग पैटर्न या सब्जेक्ट टू द उनके लैंड होल्डिंग। तो कई किसानों के लैंड होल्डिंग नहीं थे, तो उनको एग्रीकल्चर एलाइट के लिए जैसे गाय देते थे, लेकिन लिमिट मैंने रखा था 1 लाख। तो 150 घर हैं, सबको 1 लाख। कई किसान ऐसे हैं जो 3 लाख, कई किसान 5 लाख, एक किसान 10 लाख भी लिया उनके हिसाब से। लेकिन मैंने सभी घर को क्रेडिट लिंकेज किया और फिर कलेक्टर को बुला लिया। तो गांव वालों ने क्या है, एक चबूतरा बना दिया, उस चबूतरा बना दिया, बैंक के नाम से चबूतरा बना दिया, वहां पर टेबल कुर्सी एक ऑफिस बराबर बना दिया। तो आप उसमें फायदा क्या हुआ, नाबार्ड ने भी उस गांव को कुछ स्पॉन्सर कर दिया, गोबर गैस प्लांट की कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर दी किसानों को, फिर वहाँ पर कुछ डेयरी के सब्सिडी के लिए प्रोजेक्ट जारी कर दिया। तो मतलब बहुत सारे आउटसाइडर एजेंसी भी वहाँ पर आते हैं अगर आप ऐसा काम करते हो तो। फिर नाबार्ड के जो अधिकारी आते हैं वो उनको बोले कि यहाँ पर किसान क्लब बना देते हैं, तो वहाँ पर 10 किसान क्लब बनाए। कितना? 10 किसान क्लब, मतलब एक किसान क्लब में 10-10 लोग रहते थे। फिर उस 10 किसान क्लब में से 10 एक्सपर्ट लोगों को चुन के एक JLG बनाया गया। क्या बनाया गया? JLG। तो वो JLG क्या करते थे, वो होशियार लोग थे, तो फसल को गुजरात में बेच देते थे, दूसरी जगह बेच देते थे, धनबाद में बेच देते थे, मतलब यहाँ किसानों से खरीदते थे, लोन बैंक से लिए थे, तो किसान को तुरंत पैसा मिल जाता था और उस फसल को वो ज़्यादा रेट, जहाँ पर यहाँ अगर 1100 में खरीद रहे हैं तो 1600 में बेच देते थे दूसरी जगह। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। वो मार्केटिंग उनको आता है। एक गरीब किसान शेखर जी कितना कर पाएंगे, वो तो अभी अभी चाहिए उनको पैसा, ठीक है। तो सस्टेनेबल क्रेडिट फाइनेंस जो है इस तरह से होता है। तो चलिए, आप लोग के साथ आज चांदनी रात में बात करने का मौका मिला, किसानों की बात कर पाए, और मैं खीर रख के ऐसे आया हूँ, उसमें अमृत वर्षा हो रहा है। तो एक जो है आज चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण है, पृथ्वी के नज़दीक है। माँ लक्ष्मी जी का आज जन्म हुआ, क्योंकि जो मंथन, सागर मंथन चल रहा था, आज ही का दिन था सागर मंथन में माँ सरस्वती जो है जन्म हुई थी। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा माता जी से कि सबके घर में प्रवेश कर जाएं, अमृत वर्षा सबके छतों पे हो, और ये जो खीर हमने रखे हैं उस पर अमृत वर्षा हो और उसका पान करें, और अमृत की शक्ति को हमारे अंदर आए। अमृत तो एक शक्ति है, दरअसल आपके मरने के बाद भी आपका नाम चल रहा है, वही तो अमर है।
तो चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वही चूनर जरा ओढ़ कर देख लिए। तुम अगर साथ हो, हाथ में हाथ हो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में हाथ रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तो आज चांदनी रात है, अपने जो धर्म पत्नी या अपने साथी के साथ चांदनी रात का मजा लीजिए, ऊपर जाइए, थोड़ा प्रार्थना करिए और जीवन के अद्भुत अमृत की शक्ति को प्राप्त करने का ईश्वर से प्रार्थना करिए। थोड़ा ईश्वर की तरफ देखिए और आज के इस रात का बेहतरीन जो है आप समागम करिए। आप सभी को अमृत की शक्ति प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ आपकी और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। नमस्कार। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, नमस्कार, गुड नाइट सर।